नमस्कार। आज हमारे फाउंडर मेंबर मिस्टर आर के दलेला जी हमारे साथ हैं और क्राइम फ्री भारत मिशन के इस मंच पर मैं दलेला साहब का स्वागत करता हूं। नमस्कार। और आज दलेला साहब बहुत सारे इनके जेहन में प्रश्न हैं। मैं चाहूँगा कि इनके जेहन में वही प्रश्न होंगे जो एक आम जनता के जेहन में भी होते हैं। मुझे लगता है कि उससे बहुत सारे लोगों को उनका जवाब मिलेगा। तो मैं दलेला साहब से पहले तो ये बताना चाहूँगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन एक देश को बदलने वाला मिशन है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे राजनेताओं ने हमको 75 साल तक शुद्ध रूप से मूर्ख बनाया है और उन्होंने अपने देशवासियों के साथ वो कुकृत्य किया है कि कोई भी अच्छा व्यक्ति ऐसा कुकृत्य नहीं करता। तो मैं उसको इस तरीके से कहना चाहूँगा कि आज भी इन दुष्ट राजनेताओं ने गुलामियों के जो नियम अंग्रेजों ने बनाए थे, जिनकी नीयत थी कि गुलाम भारतवासियों को कैसे उत्पीड़ित किया जाए, कैसे उनको असम्मानित किया जाए, उनको अपमानित किया जाए, उनको शोषित किया जाए, कैसे भारत माता को लूटा जाए, ये दुर्भाग्य का और आलोचना का और लज्जा का तीनों का विषय है कि वो सब नियम कानून हम पर आज भी थोपे हुए हैं। और जो व्यवस्था चंद्र जो है अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में भारतीयों का यूज करके भारत जैसे विशाल देश पर जुल्म ढाने के लिए यूज किया था, जिसके तहत उन्होंने जलियांवाला बाग कांड से लेकर ढेर सारे कांड किए और उन्होंने देश को जानबूझ के डिवाइड करके रखा। आज जो हिंदू मुसलमान का राइट है या हिंदू मुसलमान का झगड़ा है और हिंदू और जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाने का मुद्दा है, ये सब अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी। ये मालूम नहीं दलेला साहब को कितना मालूम है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जिन्ना एंड नेहरू बोथ वाज कल्टिवेटेड। जब वो पढ़ रहे थे, जब वो लंदन में पढ़ रहे थे, उस समय जो है ना उन्हें कल्टिवेट किया गया था। और जो एडमिना है वो लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ ही नहीं है ही नहीं। अब यदि आप राजीव दीक्षित जी को सुनिए तो उन्होंने इस बात को बड़ी बारीकी से कहा है कि शायद ऐसा एक भी अवसर नहीं है जब एडमिना और माउंटबेटन एक बेडरूम में सोए हो। तो पति पत्नी तो छोड़िए, वो हम बस्तर भी नहीं रहे हैं। तो एडमिना वाज ए स्पेशल एजेंट जो कि इस काम के लिए लाई गई थी और उसने जो है इनको बहुत महंगी दारू के जो है ना शौक से लेके हर चीज को जो है ना उन्होंने किया। जैसे नेहरू जी हर दिन लंच में बीफ खाते थे, गाय का मांस खाते थे। ये सब जानबूझ के कराया गया। और जब जिन्ना को यहाँ आया वहां से, तो जिन्ना को प्रोजेक्ट करना ये अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी थी। जिस मुस्लिम लीग को हम इतना बड़ा मानते हैं, मेरी तो आंख ही खुली की खुली रह गई जब राजीव दीक्षित जी ने मुझे बताया कि उसमें मात्र 5 लोग थे जिन्ना को मिलाकर, और जिसमें चपरासी कैशियर इनको मिला के टोटल 5 थे। वो जिन्ना को मिला के उसको उसकी न्यूज जो है टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी पेपरों में फर्स्ट पेज पर छपती थी। तो ये पूरा एक षड्यंत्र का हिस्सा था। मतलब मुझे जान के इतना ताज्जुब हुआ कि जब ये डिवीजन वाला केस हुआ तो इसमें लॉर्ड माउंटबेटन पहले शिमला चले गए और एडमिना को जानकारी मतलब जिम्मेवारी दी गई कि आप जो है दोनों को लेके आइए। किसको? जिन्ना को और नेहरू को। तो एडमिना ने पूछा कि दोनों को साथ लाना, बोले नहीं अलग अलग लेके आइए। तो पहले जो है ना वो लेके गई और उसने कहा कि साहब इस तरीके से देश को डिवाइड करना है, ये एग्रीमेंट है, इस साइन करो। तो उन्होंने कहा साहब हम कैसे साइन कर सकते हैं, ये तो हमें अपनी वर्किंग कमेटी से पूछना होगा। तो उन्होंने कुछ फोटो दिखाया एडमिना जी ने कि यदि आप साइन नहीं करते हैं तो ये फोटो रिलीज हो जाएंगे। जो कुछ कंप्रोमाइज फोटोग्राफ्स थे और
जवाहरलाल नेहरू को लगा कि यदि ये फोटो रिलीज हो गए तो फिर मेरा कैरियर चौपट हो गया। तो उन्होंने ना चाहते हुए भी एडमिना के दबाव में जो भारत के डिवीजन का पत्र था उस पर सिग्नेचर किए, और जिन्ना इसके बाद में गया और जिन्ना ने बाद में साइन किए। मतलब दोनों व्यक्तियों ने आमने सामने बैठ के साइन नहीं किए, राइट। और जो ये कहा नेहरू ने आके कि जिन्ना ये मांग रहा था, जिन्ना वो मांग रहा था, जब आपकी आमने सामने बातचीत ही नहीं हुई तो जिन्ना क्या मांगेगा आपसे, ठीक है ना। तो ये सिर्फ मूर्ख बनाने की कवायद थी। तो एक बड़े षड्यंत्र से जो है ना ये देश गुजरा है, और जवाहरलाल नेहरू शुद्ध रूप से ब्रिटिश एजेंट थे, जिन्हें शिक्षा काल से जो है वो किया गया। तो ये बात तो मैंने बहुत पहले सुनी थी कि उनके कपड़े विदेश में धुलने जाते थे और ये होता था वो होता था, और वो बड़ी महंगी दारू पीते थे, वो चैन स्मोकर थे, 72 सिगरेट्स एक दिन में पी जाते थे। ये सब बातें मुझे मालूम थी, लेकिन ये मुझे बाद में राजीव दीक्षित जी के वीडियो से ज्ञात हुआ कि इसका भुगतान जो है वो अंग्रेज करते थे। उस समय जो दारू पीते थे उसकी कीमत जो है ना 18,000 प्रति बोतल हुआ करती थी। उस समय का 18,000 का आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज की कीमत कितनी होगी उसकी। इतनी महंगी दारू का शौक और उतना ज्यादा खर्चा अंग्रेज जो है इन दो दुष्टों पे कर रहे थे। आज इस देश का जो डिवीजन ये जनता के कारण नहीं हुआ है, इन दो दुष्टों के चारित्रिक पतन के कारण हुआ है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। और गांधी जी भी कहीं ना कहीं क्या थे यार, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन जो भूमिका की उनसे अपेक्षा थी वो उन्होंने निश्चित रूप से नहीं की। जब जो है इस पे चारों तरफ रोष था कि कैसे नेहरू ने जो है डिवीजन एग्रीमेंट पे साइन किया है, और लोगों ने उनको बहुत भला बुरा ओपनली कहा। जब गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा, देखिए भाई, इससे अच्छी वर्किंग कमेटी तो हो नहीं सकती है, ये जो भी निर्णय लेंगे वो देश हित में लेंगे। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इसे मान्यता प्रदान करें। जो व्यक्ति ये कहता हो कि देश का बंटवारा हमारी लाश पे होगा, वो एकदम जो है ना ऐसा पलट गया। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रणनीति रही है, और आप लोग जो है पर्दे के पीछे के डायनामिक्स को समझते हैं तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि अंग्रेजों की ही रणनीति का ये हिस्सा था। अंग्रेज तो चाहते थे कि भारत इतने भागों में बढ़ जाए कि भारत का अस्तित्व ही ना रहे, भला वो सरदार पटेल जी का जिन्होंने इस देश को इंटीग्रेट किया। मैं उनके प्रति अपना आभार भी व्यक्त करता हूं। और अब दलाला साहब से मैं जानना चाहूंगा, और दलाला साहब से मैं चाहूंगा कि वो प्रश्न पूछें कि कैसे अपराध मुक्त भारत मिशन इस देश का जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, क्या रणनीतियां होंगी, और कैसे जो क्राइम फ्री भारत मिशन ने जो एक संकल्प लिया है कि 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और 2024 में जनरल इलेक्शन में सभी राजनीतिक पार्टियों के सुपड़े साफ हो जाएंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। और उन्हें हराने वाले ऐसे अदृश्य चेहरे होंगे जो कि उस समय अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित कर पाएंगे। हम इन सभी दुष्ट राजनेताओं को, जो कि बाहुबली हैं, अपराधी हैं, दुष्चरित्र हैं, दल बदलू हैं, जो अपने आकाओं की कुसंस्कारित औलादें हैं, ये सभी की सभी पराजित होंगी। मैं एक अध्यक्ष के नाते अपने भारतीयों को जागने की एक अपील करता हूं। अब परिवर्तन का समय आ गया है। यदि इस समय भी आप नहीं जाओगे तो मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है, मतलब मैं कोई उस बात से परहेज नहीं करूंगा कि यह किसी देशद्रोह से कम नहीं होगा। यह भारत माता के प्रति गद्दारी होगी। आप हमसे 50 प्रश्न पूछो, लेकिन आपको सोने का हक नहीं है। आप मुझे चुनौती दो, आप मुझे क्रिटिसाइज करो, आप मुझे चुभते हुए प्रश्न पूछो कि कैसे होगा, क्योंकि इसके बहुत माइक्रो जो है डिटेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। मैं आपको संतुष्ट कर सकूंगा, लेकिन सोते रहने का हक नहीं है। मैं एक चीज और भी थोड़ा सा कह देता हूं एज ए इंट्रोडक्टरी रिमार्क में ही, कि
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे भारत को चाहते हैं। वो पूरी तरह से 21 लक्ष्यों के साथ एक ऐसा भारत जहां पे कि टैक्स भी नहीं होगा, अंग्रेजों के कानून भी नहीं होंगे, व्यवस्था बड़ी पारदर्शी होगी, जो भी डिसीजन ले रहा है वो पारदर्शी और अकाउंटेबल तरीके से लेगा। यदि गलत निर्णय लेगा तो उसे दंड तो मिलेगा ही, साथ में उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। भारत जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगा और इसके बावजूद भी डेवलपमेंट के लिए 20 गुना ज़्यादा राशि अवेलेबल होगी। और भारत में भ्रष्टाचार करना संभव ही नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो जड़ है, चाहे हवाला हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो, ये केवल पेपर करेंसी के कारण होते हैं। तो जैसे ही पेपर करेंसी विलोपित होगी तो ये देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। लेकिन इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त जो है मोदी जी नहीं कर सकते हैं, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी नीयत में खोट है। जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में को कहे कि ये प्राइवेट फंड है, जिसके नाम में प्राइम मिनिस्टर लिखा है, जिसके सभी अधिकारी जो है ना पदाधिकारी, मंत्री और प्रधानमंत्री स्वयं हैं, ये एक दुष्टता का परिचायक है कि वो व्यक्ति कहे कि ये प्राइवेट फंड है, जो इस बात को बिना जाने इशारा देता है कि इस फंड के साथ कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ की गई है, लिहाजा ये सीक्रेसी बढ़ती जा रही है। तो यदि ये डिजिटल करेंसी लाएंगे, लेकिन ये पेपर करेंसी गायब नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें तो अपने लोगों को करोड़पति के ऊपर करोड़पति बनाना है, इन्हें हम दो और हमारे दो की फिलॉसफी पे चलना है। तो इनके लिए तो अडानी और अंबानी महत्वपूर्ण हैं, इसमें तो कोई संशय अब रह नहीं गया है। लिहाजा ये मोदी जी कहेंगे तो सही, लेकिन मोदी जी का सोच का हिस्सा नहीं हो सकता है। मोदी जी की मूर्ख बनाने का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उनकी सोच का हिस्सा नहीं हो सकता है। इस इंट्रोडक्टरी रिमार्क के साथ मैं दलीला साहब से चाहूंगा कि आप प्रश्न पूछें, और वो सब प्रश्न पूछें जो आम जनता के दिमाग में उठ रहे हैं, जिससे कि ये मैसेज जो है ना आम जनता को समझने में जो है ना सुविधा हो। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये करूँगा कि जो भी हम लोगों का क्राइम फ्री मिशन है, इसके उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही अच्छे हैं, और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जब भी हम लोग इसको पूर्णतया भारत में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उस समय इसका प्रभाव और परिणाम सामने दिखाई पड़ेंगे, जो कि हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा और देश तरक्की करता जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स या जिन चीज़ों के सहारा लेकर के हम चीज़ों को सामने ला रहे हैं, उसका हमें कहीं ना कहीं से एक प्रूवन स्ट्रक्चर ज़रूर निकालना पड़ेगा। जैसे मिस्टर दीक्षित, राजीव दीक्षित का ही उदाहरण लें, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उनके वीडियोस को हमने देखा, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। लोग ये कहेंगे कि इनका बेसिक ओरिजिन कहाँ से है। राजीव दीक्षित को किस तरह से पता लगा कि ये चीज़ ऐसी कमरे के अंदर हो रही है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली में उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है, और उस समय उन्होंने वो डेट भी बताई थी जिस डेट में जो है ना बहुत सारी डायरियाँ पब्लिश हो रही थी, इंक्लूडिंग सरदार भगत सिंह की। तो राजीव जी जो है एक बहुत ही मेटिकुलस व्यक्ति थे, जो बिना रिसर्च के कोई काम नहीं करते थे। उनकी अधिकांश जो है ना, और वो रिसर्च करने के लिए कनाडा से लेके लंदन से लेके सब जगह गए, और उन्होंने सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट अपने कब्जे में लिए। तो उनके पास वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हैं, और जब हम यदि उनके संस्थान में जाएंगे तो उनके लैपटॉप वगैरह से हमें वो डॉक्यूमेंट मिल भी जाएंगे। लेकिन जो वो बात कह रहे हैं वो तो आजकल जो है ना सोशल मीडिया पे हर जगह अवेलेबल है। जैसे लंदन डिक्लेरेशन है, 1949 में नेहरू जी जाते हैं, उस समय तो जो है आपका संविधान भी लागू नहीं हुआ था। इस व्यक्ति ने लंदन डिक्लेरेशन साइन किया, जो कि आजकल आम पब्लिक को अवेलेबल है, जिसमें इसने कहा कि हम क्राउन की मातहती स्वीकार करते हैं। मैं प्रधानमंत्री की इस अधिकार को चुनौती देता हूं कि क्या देश के प्रधानमंत्री को बिना कैबिनेट को, बिना पार्लियामेंट, जो कि उस समय ड्राफ्ट कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या उसको बिना कॉन्फिडेंस में लिए इस तरीके का जो है पॉलिसी और किसी दूसरे देश की मातहती स्वीकार करने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार था? मुझे लगता है नहीं था।
and he was a nominated prime minister, he was not a elected. Right? Yeah. और nomination में भी वो फर्जी थे, he did not get even a single vote. Yeah. So he was the weakest nominated person. क्योंकि उन्हें तो 0 वोट मिला था, सरदार पटेल जी को 12 वोट मिले थे, 2 वोट कृपलानी जी को मिला था, 1 वोट किसी और अन्य व्यक्ति को मिला था। तो ही वाज ए मोस्ट वीक जो है ना कैंडिडेट टू मेक दिस काइंड ऑफ द पॉलिसी गाइडलाइंस। इस दुष्ट व्यक्ति को अकेले जाके बिना जो है ना वर्किंग कमेटी से अप्रूवल कराए क्या भारत के डिवीजन पे साइन करने का जो है ना मौका होना चाहिए था। और इस व्यक्ति ने हर किसी को जो है ना बाद में दबाया। राजेंद्र प्रसाद जी की जो मौत हुई है वो ही वाज ए अस्थमा पेशेंट। अब एक अस्थमा पेशेंट को आप जो है ना बेबस करें कि वो जो है एक नमी वाले जगह पे रहने के लिए बेबस हो, तो उनकी मौत तो इसलिए हुई है। यदि अभी सरदार पटेल जी की जो है ना मौत के बारे में कोई बहुत रिसर्च नहीं की गई है, मुझे तो इस बात का अंदेशा है कि सरदार पटेल की भी जो है ना यदि कोई रिसर्च करेगा तो कुछ अलग ही चीजें निकल के आएंगी। क्योंकि सरदार पटेल जो है वो नेहरू जी की पर्सनालिटी से उनकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा थी, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, रणनीति बहुत ज्यादा थी। तो कोई नेचुरल जो है ना चैलेंज था तो वो जो है ना सरदार पटेल थे। तो जो व्यक्ति चारों तरफ जो है ना मिस्टर मुखर्जी से लेकर हर किसी की हत्याएं करा रहा था, मेरे पास कोई आधार नहीं है, लेकिन मैं तमाम स्कॉलर से निवेदन करता हूं कि इस पे थोड़ा सा गहराई से घुसो, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है और चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम पर्दा नहीं डाल सकते। पर्दा डाला गया है, हिस्ट्री को चेंज किया गया है, ये सब कैलकुलेटेड वे में किया गया। सारे जितने भी शिक्षा मंत्री शुरू के बनाए गए 4-5 सारे मुस्लिम थे, उन्होंने इतिहास को पूरा चेंज कर दिया मुस्लिम्स के फेवर में करके। हिंदुस्तान के जो राजा महाराजा या और लोग थे उनको दबाया गया। इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अनटच्ड जिनको हमें पब्लिक के सामने लाना बहुत ज़रूरी पड़े। इसलिए जितना भी मुझे लगता है कि अब हम व्हील को रीइन्वेंट ना करें। हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो ये मटेरियल डिटेल्स हैं इसके लिए तो हम लोग जो है ना पीएचडी के जो है ना वो बना देंगे और बच्चों को विदेशों में भेजने का जो है ना उसमें प्रावधान करेंगे। तो जो मटेरियल यहाँ अवेलेबल नहीं है वो मटेरियल जर्मनी में अवेलेबल है, ब्रिटेन में अवेलेबल है, चाइना में अवेलेबल है। क्योंकि चाइना के भी बड़े संख्या में स्कॉलर हमारे गुरुकुल में पढ़ते थे, तो वो मटेरियल खोजना इतना मुश्किल काम नहीं है। यदि राजीव दीक्षित जी एक सामान्य तरीके के व्यक्ति थे, यदि उन्होंने इतना सारा मटेरियल खोज लिया, तो जब भारत सरकार और पूरे जो ना शिक्षा जगत जब इसके बारे में एक इंटेंडेड पॉलिसी के तहत काम करेंगे तो ये चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। लेकिन अभी हमारे रडार पर पुरानी चीजें नहीं होना चाहिए। नहीं, पुरानी चीजों के बारे में एक मिनट मुझे थोड़ा सा इसे कंप्लीट करते रहे। मेरा मानना ये है कि आज की व्यवस्था का यदि कोई खलनायक है तो वो आज के राजनेता है। करेक्ट। तो यदि हम इन राजनेताओं को पराजित कर देते हैं तो अपराध मुक्त भारत के सभी 21 लक्ष्य, जिसमें देश अपराध मुक्त भी सर्टेनिटी के साथ होगा, साइबर क्राइम मुक्त भी सर्टेनिटी के साथ होगा, जहां पे अंग्रेजों के जो अपमानित करने वाले शोषित करने वाली जो कानून है वो बदल जाएंगे और जो व्यवस्था आज लॉर्ड बनी है वो सेवक बन जाएगी और वो सही निर्णय लेगी। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेगी तो उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। आप जो है टैक्स फ्री हो जाएंगे और डेवलपमेंट के लिए 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी। जब जो है भ्रष्टाचार करना संभव ही नहीं होगा, ऐसे भारत में यदि कोई बाधक है तो वो आज के दुष्ट राजनेता हैं जिन्होंने बेशर्मी से निर्लज्जता से अपनी ही देशवासियों पर गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था थोप के रखी है। उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी वही लॉर्डशिप रखी जिसके सहारे अंग्रेज लोग मासूम जो है ना फ्रीडम फाइटर्स को फांसी के फंदे पर चढ़ा देते थे। आज भी वही व्यवस्था लागू है और उस व्यवस्था को और भी दानवीय बना दिया है, उसको और भी अधिक पावर दे दिए गए हैं कि वो इनके इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये चरण सेवक इस देश के लिए घातक हैं। तो ये चरण सेवक तो 2 मिनट में अपनी बात बदल देंगे। आपको ज्ञात होगा कि जब जो है अंग्रेजों ने जिस दबाव में इस देश को छोड़ा, क्योंकि चारों तरफ से उबाल था, नेवी के 24 बेसिस में से 22 बेसिस में स्ट्राइक पे वो चले गए थे। रेलवे ने स्ट्राइक पे जाने का जो ना नोटिस दे दिया था,
पोस्टल डिपार्टमेंट ने उनके आदेश मानने से मना कर दिया था। चारों तरफ जो है ना बगावत के तेवर थे, जिसमें क्लॉड आचिल लेक जो कि इंटीग्रेटेड कमांडर ऑफ द इंडियन फोर्सेस थे, मतलब दैट वाज द ब्रिटिश फोर्स, उन्होंने जो है ना इतने बेहावे पत्र जो लिखे, जो कि आज इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप में से कोई भी देख सकता है। उन्हीं के कारण आज जो आजाद हिंद फौज का ट्रायल बीच में पोस्टपोन किया गया, नहीं तो जो अंग्रेज किसी को भी गलती ना होने पे फांसी पे चढ़ा देते, वो आजाद हिंद फौज को जो है ना फांसी पे नहीं लटकाते, वो पक्का फांसी पे लटकाते और पूरे भारत को एक सबक देने की कोशिश करते। लेकिन उन्हें डराया गया कि 1857 में तो आपने डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण समय के पहले जो व्यवस्था के विपरीत जो है, निर्णय के विपरीत जो है ना क्रांति फूट पड़ी, उसके कारण आप दबा पाए। 1857 में तो आप कैसे भी सरवाइव कर गए, अब आप जो है भाग नहीं पाओगे। और ये भय इतना रियल था कि उन्होंने एक एग्जिट प्लान जो है लॉर्ड बॉवेल को पेश किया और उसे लॉर्ड बॉवेल ने एक्सेप्ट किया और उसका नाम था एग्जिट प्लान। तो आचिल लेक जो है, उन्होंने ये कहने की कोशिश की उस प्लान के माध्यम से कि भाई हम दुनिया के सभी अंग्रेजों को तो नहीं ले जा सकते हैं, वो कौन से अंग्रेज होंगे जिन्हें विषम परिस्थितियों में हम यहाँ से ऑफलोड करके भगा के ले जाएंगे, क्या रूट होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या सिक्योरिटी होगी, इसका बहुत फाइनल डिटेलिंग उस एग्जिट प्लान में था। ये इस बात को दर्शाता है कि उनके दिमाग में भय कितना रियल था। जहां पर अंग्रेज डरे हुए हैं और भागने का प्लान बना रहे हैं, उस समय हमारे महात्मा गांधी जी और नेहरू जी उनकी हर बात मान रहे हैं और अपने चारित्रिक पतन के कारण वर्किंग कमेटी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ये दुष्ट लोग जो है हस्ताक्षर कर देते हैं भारत के डिवीजन पे। और ये जिन्ना हो चाहे नेहरू हो, ये दोनों अंग्रेजों के पाले हुए दल्ले थे। ये जो है भारत माता की कपूत संतानें थीं। मुझे इस बात में लज्जा आती है कि यदि सब कुछ सबसे बड़ा गलत हुआ है तो वो जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने, ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि गांधी जी और नेहरू दोनों ने ही कॉन्स्पिरेसी करके हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया है और अंग्रेज़ों से मिल करके सिर्फ अपनी सत्ता अपनाने के लिए सारे खेल खेले गए हैं। चलिए हम लोग पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नए विषय पे बात करते हैं। तो मैं आपसे जो बात कह रहा था वो यही कह रहा था कि हम छिद्रान्वेषण ना करें, गलतियों को और चरित्रों को फोर फ्रंट में ना लाएं। आज हमारे असली दुश्मन जो है ना तो जो है ना नेहरू है ना जिन्ना है, कोई दुनिया में है ही नहीं। हो चुका है। आज के असली दुश्मन एक काले चरित्र के, दुष्ट चरित्र के राजनेता हैं, जो कि इन्होंने ऐसी व्यवस्था यहाँ पे उतारी है और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 के माध्यम से कि ये दुष्ट जो है राजनेता, जिन्हें अकेले पुलिस रिपोर्ट के आधार पर चपरासी की नौकरी नहीं मिलती, ये हमारे भाग्य विधाता बने हुए हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लॉ कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा, इसके बावजूद भी इन्होंने एक भी नियम कानून नहीं बनाया है। आज ये दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि इस देश के पार्लियामेंट में 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। जब हम आपराधिक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो एक हल्का सा एक ऐसा इंप्रेशन बनता है कि शायद कोई एफआईआर दर्ज होगी। नहीं, इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज थी, जिसको बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करके, साक्ष्य इकट्ठे करके, चालानी योग्य पाए जाने पर चालान पेश किया गया, जिस पर न्यायालय ने विवेचन करके उन साक्ष्यों को प्रथम दृष्टया पर्याप्त पाते हुए चार्ज को फ्रेम किया है। और बहुत सारे केसेस में तो उन्होंने निर्णय देके इन्हें अपराधी घोषित कर दिया है। ये लोग अपील की ऑक्सीजन पर जिंदा है, अपील की ऑक्सीजन पे, नहीं तो वो सिद्ध अपराधी है, अपील पर है। और ये तो इन्होंने तो ऐसी दुष्ट व्यवस्था रखी हुई है कि जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है कि साहब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे इनके लिए, आप बताओ एक जो है ना इन अपराधियों को, एक को जो है ना जेल के अंदर गए हैं, कोई नहीं गए हैं। और जो जेल के अंदर जाता है वो इनके राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा होता है। वो दोषी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो निर्दोष है, लेकिन वो इनकी राजनीतिक बिसात के तहत जिसको भेजना होता है वो जाता है, बाकी कोई नहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि जो मछली की आंख है आज के राजनेता हैं, और इसमें राजनीतिक पार्टियों में कोई मतभेद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं।
तो हमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करना होगा, और ये इतना आसान होगा कि दलेला साहब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इनके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो जाएगी और हम 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे, ये करोड़ों और बिलियंस खर्च करेंगे मीडिया को खरीदने में, सोशल मीडिया को के प्यादे पैदा करने में, प्रिंट मीडिया को परचेज करने में, फर्जी सर्वे कराने में, फर्जी आम सभाएं करने में, और कत्ल की रात जैसे घिनौने कृत्य करते हुए शराब और पैसे और दारू बांटने में। ये सब की सब जो है ना, इनकी रणनीतियां धरी की धरी रह जाने वाली हैं। अब समय आ गया है कि क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त, जिनके चेहरे आज अदृश्य हैं, ये बड़े से बड़े राजनेता जो कि 3-3, 4-4, 5-5 बार के मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद हैं, ये ताश के पत्तों जैसे ढह जाएंगे, और इनमें से न केवल ये हारेंगे, अधिकांश की जमानतें भी जब्त होंगी। सत्य बात है ये, इसके अंदर तो कोई दोहरा नहीं है। चलिए हम लोग जो हमारे लक्ष्य हैं, 21 लक्ष्य हैं, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हर आदमी को थोड़ा सा संज्ञान में भी लाना पड़ेगा। मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने जन संसद में उन 21 लक्ष्यों के बारे में एक पूरा प्रेजेंटेशन दिया है, जो कि मेरे ख्याल से 34-39 मिनट का है। हाँ, देखा है। मुझे लगता है कि उसको ही सर्कुलेट किया जाए, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट को भी दिखाया जा रहा है और मेरे द्वारा उसमें विश्लेषण है, तो हम इस समय को बचा पाएंगे। लेकिन मोटी तौर पे हम लक्ष्यों में ये कह दें कि पहला लक्ष्य ये है कि जो गुलामों के नियम कानून, जो कि भारतीय गुलामों पर को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे, और जो इन दुष्ट राजनेताओं ने आज हमारे ऊपर थोप के रखे हैं, उन सब में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। एक हिंदुस्तानी के लिए जैसा कानून होना चाहिए, इट विल बी द बेस्ट लॉ इन द ग्लोब, द बेस्ट प्रोविजन विल बी टेकन, क्योंकि ये तो इतना दुष्ट है, इसको आर्टिफिशियली संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल में बांटा गया है। अरे भाई, सबको, चाहे सिविल केस हो, हमें न्याय देने की जिम्मेवारी भारत सरकार की है, और जब न्याय देने में आप धन पैदा कर रहे हो, तब तो हमें बढ़ बढ़ के जो है ना ये काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी व्यवस्था में तो हम फरियादी को भी पैसा देंगे, हम जो है उसको गवाहों को भी पैसा देंगे, फॉरेंसिक टीम को पैसा बांटेंगे, यदि लैंग्वेज इंटरप्रेटर है तो उसको पैसा देंगे, वकीलों को देंगे, और केवल जो है ना अपने प्रोसिक्यूशन लॉयर को नहीं देंगे, हम जो है ना डिफेंस लॉयर का पेमेंट भी सिस्टम ही करेगा। और जजेज, जिनकी संख्या इन्यूमरेबल हो जाएगी हमारी रणनीति के तहत, उनको भी एक बेस सैलरी मिलेगी, उनको असली पेमेंट रेवेन्यू स्ट्रीम के थ्रू होगा, और सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम सो डिस्ट्रीब्यूटेड दैट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द क्रिमिनल। तो एक ऐसा माहौल पैदा होगा जबकि अपराधी ने अपराध किया और उसकी रिपोर्ट भी नहीं हुई, लेकिन उसे ये मालूम है कि अब गलती तो हो गई है, आई कैन नॉट बियर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस, क्योंकि उसका जो वर्डन है वो लाखों और करोड़ों में जाएगा, तो वो बिना रिपोर्ट के पहले जाके खुद जाके कॉन्फेस करेगा कि मुझसे ये गलती हो गई है, जो भी मिनिमम पनिशमेंट मुझे देना जो बनता है वो आप दे दीजिए, मुझे अपनी गलती स्वीकार है। ऐसा इस देश में होगा। अच्छा, दूसरी बात जो अब 21 तो थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे बता दूं मैं, तो दूसरी इसमें 1 मिनट का काम मैं समझ लूँगा। हम लोगों के जितने भी रेगुलेशंस हैं, इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है या कब तक हम इसके लिए देखिए, ड्राफ्ट कानून बनाने के लिए और उस सब के लिए पैरेलल टीम काम कर रही हैं। जैसे हमें एक समय सीमा नहीं, कोई समय सीमा नहीं रहेगी, ये जो है अपना काम करते रहेंगे पैरेलल में, क्योंकि ये तो आप तब जरूरत पड़ेगी जब आप उसे वो करेंगे, और फिर जब जो ये ड्राफ्ट बन जाएंगे, दे विल बी फर्दर जो है, जो उस समय इलेक्टेड चंद्रगुप्त बनेंगे उनके सामने उसे पेश किया जाएगा, उनकी राय की शुमारी की जाएगी, तो जो वैल्यू एडिशन वो कर पाएंगे उस समय वो पब्लिक डिबेट में ले जाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि बन गया वो फाइनल है, हम उसको वी विल मेक द बेस्ट लॉ पॉसिबल ऑन द ग्राउंड। तो जो ड्राफ्ट बन रहा है इट विल रिमेन लिक्विड, और हम तो ये कह रहे हैं कि हमें इस बात का भी एहसास है कि राज्यसभा में इनकी ही मेजॉरिटी रहती है, राइट। तो जब तक हम संविधान में आवश्यक संशोधन नहीं कर पाएंगे, हमें वर्तमान व्यवस्था के तहत ही हर काम करना होगा। लिहाजा हम ये बात मान के चल रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत यदि पूरे 543 सदस्यों के साथ सत्ता में स्थापित हो भी जाता है, तो भी ये दुष्ट राजनेता सब एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि उनका भविष्य तो हमेशा के लिए खत्म हो गया है।
तो वो आपको राज्यसभा में घटिया बहस करके आपको एक भी कानून नहीं बनाने देंगे। तो क्राइम फ्री भारत ने पहले ही सोच के रखा है कि वो इस देश को 4 साल तक ऑर्डिनेंस के माध्यम से चलाएंगे, जहां पर हम जो है ये जो ऑर्डिनेंस है और ऑर्डिनेंस के साथ जो है ना हमारी एक्टिव टीम एनालिसिस करती रहेगी, तो रिफाइनमेंट प्रोसेस विल कंटिन्यू इवन आफ्टर द प्रोमगुलेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस नोटिफाई हो जाएगा और जब तक ये पास नहीं होता है तो इसकी सेल्फ लाइफ केवल 6 महीने है। तो हमें मालूम है कि 6 महीने बाद भी हम उसे पास नहीं कर पाएंगे और हमें पास करने की जल्दी भी नहीं है, तो हम उसे लैप्स होने देंगे और ये 6 महीने के एक्सपीरियंस के आधार पर हम उसे रिफाइन करेंगे। तो 4 साल में हमें 8 रिफाइनमेंट के मौके मिलेंगे। तो आपको जल्दी है इसको अभी करने की, और हमें तो जल्दी जब वो इम्प्लीमेंट हो रहा होगा तब भी नहीं है, क्योंकि हम अपने एंटेना खुले रखेंगे और जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगी उनके सॉल्यूशंस को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। और कई बार तो हो सकता है कि 6 महीने के पहले हमको ऐसा लगा कि नहीं इनमें ये चीजें करना है, तो हम उसको लैप्स करके उसको विड्रॉ करके दूसरा ऑर्डिनेंस ले आएंगे। मतलब ऑर्डिनेंस हमारा जो है लक्ष्य नहीं है, जो रिजल्ट है वो हमारा लक्ष्य है। तो इससे आपको आपकी बात का कुछ जवाब मिला क्या? हाँ, जवाब मिला। इसको ड्राफ्ट करने में जो कानूनी सलाहकार हैं या जो टीम बनी हुई है उसको कहीं पे दर्शाया गया है कि कौन कौन मेंबर हैं? नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, कंटेंट महत्वपूर्ण है। तो इसमें लॉ यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, इसमें जो है ना लीगल ल्यूमिनरीज हैं, इसमें जो है ना सोशल संगठन हैं, और पैरेलल में मैंने ये महसूस किया इस दौरान कि ढेर सारे लोग आइसोलेटेड काम कर रहे हैं। हम जैसे ही हमारी शक्ति में होंगे तो हम उस आइसोलेटेड को 3 महीने इसलिए ले रहे हैं ना कि पहले हम उसे डिबेट करेंगे। हमें देखिए वर्तमान व्यवस्था 2 मिनट में डिलीवर करने लगेगी। देखिए आज के थाने में ऑलरेडी सभी जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। ये केवल इंटेंशन की प्रॉब्लम है। हम उसमें माइक्रोफोन लगा के कहेंगे कि सीसीटीवी जो है फुटेज अलोंग विद द माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग विल बी पार्ट ऑफ द एफआईआर, आपकी 90% प्रॉब्लम प्रेजेंट सिस्टम में खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जब जो है वर्तमान व्यवस्था को, वर्तमान प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था को ये मालूम होगा कि अब जो है ना डिसीजन मेकर का माइंडसेट ये है, तो जैसे हम लोग को होता है जब अच्छा एसपी जिले में पहुंचता है तो उसके पहुंचने की खनकार से ही जो है व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। तो आप कानून नहीं भी बदलेंगे तो आप अब पहुंच गए हैं, इस खनक से ही जो है ना आधी चीजें ठीक हो जाएंगी। करेक्ट। तो इसी को हमें चाहता था कम से कम पब्लिक में पता लगे what we are going to do if something is not, we are not prepared till yet. Anyway, next. नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इवन वर्तमान व्यवस्था अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून विल स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली, क्योंकि हमारी मशीनरी को ये आइडिया है कि मैथिली शरण गुप्त किस मिट्टी के बने हुए हैं, और मैथिली शरण गुप्त की प्रतिस्थापना जब होती थी तो वहां पर घबराहट का माहौल होता था, व्यवस्था रातों रात बदल जाती है। आप जहां मैं पोस्टेड रहा हूं वहां की जानकारी ले लीजिए, मैं भोपाल में भी एसपी रहा हूं, उस समय के यदि आप जानकारी लेंगे तो आपको लोग बताएंगे कि वो एक अलग काल था। सो हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, आई एम सेइंग कि ये व्यवस्था बहुत चतुर है। ये आज जिनके चरण सेवक बनी हुई है, अंग्रेजों के समय को देखो कि यही यंत्र, ये जानते हुए कि ब्रिटिश से ज्यादा जो है ना शक्तिशाली कोई साम्राज्य नहीं है, उसने इनके आदेश को मानने से मना कर दिया। तो ये तो अभी होने वाला है चुनाव के पहले कि ये लोग जो है ना तटस्थ हो जाएंगे। जैसे जैसे उनको ये महसूस होगा कि अब क्राइम फ्री भारत मिशन के जो ना चंद्रगुप्त विजयी होने वाले हैं, तो चुनाव के 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले ये व्यवस्था अलग ढंग से जो है ना पेश आने लग जाएगी, और चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद तो वो इन राजनेताओं के आदेश को मानने से जो इनकार कर देंगे। चलिए, बहुत अच्छा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही हम लोग नहीं, ये ऑलरेडी हुआ है ना। 1947 के पहले यही माहौल तो था जिसके कारण अंग्रेज भागे थे। तो वो माहौल क्यों था? क्योंकि लोगों में अंदर से उबाल था। आज भी उबाल है। आज वो इसलिए बेबस है क्योंकि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने वही जो है कंडक्ट रूल्स लागू किए हैं जो भारतीयों को गला दबा के वो भारतीयों के ऊपर अत्याचार कराते थे। वही व्यवस्था लगी हुई है।
और ये जो विद्वान लोग हैं ये थोड़े से लाभ के लिए, थोड़ी सी अच्छी पोस्टिंग के लिए ये राजनेताओं के चरण सेवक बने हैं। तो ये लोग बहुत विद्वान लोग हैं। कुछ लोगों को आप देखिए, सत्ता बदल जाती है लेकिन चेहरे वही बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है ना समय की भाषा को समझते हैं। जब उन्हें समय की भाषा समझ में आ जाएगी तो ये लोग जो है अपनी चाल बदल देंगे। मुझे भरोसा है कि मशीनरी जोखिम नहीं लेगी, वो बहुत जल्दी तटस्थ होगी और जनहित के लिए काम करने लगेगी। अन्यथा जो है हमें कुछ जो है प्रेसिडेंस भी बदलना होंगे, क्योंकि मतलब आज के कंडक्ट के लिए भी कानून बाद में बनेगा लेकिन इट विल रिमेन रेलेवेंट फॉर नाउ आल्सो, क्योंकि हमने आज घोषणा कर दी है तो आज की डेट से उसे हम जो है ना लागू करेंगे। जब दुष्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर 10 साल पहले से जो है ना के नियम कानून उस 10 साल पहले लागू कर सकती है तो क्राइम फ्री भारत क्यों नहीं कर सकता? चलिए, बहुत अच्छा। इसको हम लोग इम्प्लीमेंट जितनी जल्दी से जल्दी हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। नहीं, लेकिन आप ये नहीं समझना चाहेंगे कि आज की परिस्थिति में जब जनता का हर व्यक्ति दुखी है तो वो क्या रणनीतियां हैं जिसके तहत ये सब हो पाएगा? जो हम सदस्य व्यवस्था कहते हैं, चंद्रगुप्ती व्यवस्था कहते हैं, उसका डायनामिक्स क्या है? ये इस बारे में ही मैं जानना चाहता हूँ। वो हम प्रश्न, क्योंकि पहले हम लोगों ने सोचा कि 21 प्रश्नों को उनको ले लें, लेकिन अब आप उस चीज़ पे प्रकाश डालें कि हमारी जो चंद्रगुप्तीय व्यवस्था है या जो हमारे बिहाइंड द स्क्रीन लोग रहने वाले हैं उनके अपने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे और वो किस तरह फंक्शन करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये व्यवस्था में 3 तरीके के लोग हैं, राइट? और ये बात हम उनकी इस भावना को समझें, जानें और उसे सम्मान भी दें। एक लोग वो हैं जो कि 21 लक्ष्यों को समझ गए हैं, या जब उनको प्रेजेंटेशन में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा तो समझ जाएंगे, राइट? क्योंकि इसके बहुत सारे प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंट भी शेयर किए गए हैं। आजकल लोग जो है ना पढ़ते लिखते नहीं हैं तो वो नहीं पढ़ पाए होंगे, लेकिन जब उनको वो प्राथमिकता में आ जाएगा तो उसे पढ़ेंगे भी और सुनेंगे, राइट? तो उसको जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तित भारत होगा जहां पे आपका जो है करप्शन नहीं होगा, टैक्स नहीं होगा, कोई व्यक्ति गरीब ही नहीं बचेगा, हर कोई निरोगी होगा, आप फिर से विश्वगुरु बन जाएंगे, आप जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डिफाइन हो जाएगा, जहां पे जो है ना अपील 2 तरीके की होंगी, अपील अगेंस्ट द जज, अपील अगेंस्ट द जो है ना जजमेंट। अपील अगेंस्ट जज का मतलब है कि जो फरियादी है ही इज कास्टिंग एक्सपर्सन ऑन द जज कि पर्याप्त साक्ष्यों के बावजूद गलत निर्णय डिलीवर किया गया है, और उन परिस्थितियों में जज महोदय को खुद अपना डिसीजन डिफेंड करने के लिए उतरना होगा, और यदि वो जूरी के सामने अपने डिसीजन को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उन्हें महाअभियोग से अभियोजित करते हुए उनसे क्षतिपूर्ति भी वसूल की जाएगी। वही एक बहुत तो जो आज के लॉर्ड हैं वो लॉर्ड ना बन के वो न्यायकर्ता बनेंगे। आज वो न्यायकर्ता नहीं है, वो खुल्लम खुल्ला अन्याय कर रहे हैं, और वो भी किसी न किसी का पट्टा लगा के बैठे हैं। अभी नूपुर शर्मा के केस में देखिए, बड़ी सिंपल सी बात कही गई थी कि जितने डिस्ट्रीब्यूटेड केस है सुरक्षा के कारण एक जगह ले आए, बहुत कोई पहली बार नहीं की गई, ये बात हो जाना चाहिए थी। वो दुष्ट जज जो है वो टेंजेंशियल मामले में क्या क्या कह दिया। मुझे तो लगता है कि उस जज हैज कमिटेड द कंटेम्प्ट ऑफ हिज ओन कोर्ट। कायदे से he should be prosecuted for the contempt of his own court. That is the first thing, because judgment or there is no commitment of the judges for the society. अभी वो लॉर्ड हैं, वो चीफ सेक्रेटरी से कहते हैं मैं तुम्हें तिहाड़ जेल भेज दूंगा। मतलब व्हाट दिस नॉनसेंस। उनके ऊपर कोई रोक नहीं है, और एक जजमेंट के बाद दूसरा जजमेंट चेंज हो जाता है, तो नीचे वाले के बारे में बात करनी चाहिए कि व्हाई he did give that type of judgment, because you are changing in upper court. तो आपको वही तो मैं कह रहा हूं, जब मिलिटेंटली जज जो है शक के दायरे में होगा, उस जज को अपने जजमेंट को डिफेंड करने का मौका दिया जाएगा। यदि वो अपने ही भाइयों के सामने, अपने ही जजेस के सामने अपने जज को जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है, इसका मतलब है उसने जानबूझ के गलत जजमेंट दिया है, और सच पर्सन शुड नॉट रिमेन जज। तो उसको महाअभियोग से अभियोजित करते हुए उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी, क्योंकि जिन लोगों के उसके निर्णय के कारण क्षति हुई है। दूसरी बात, सिस्टम में जो कहीं पे भी 2 तरीके के जजमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो जैसे ही डिफरेंट जजमेंट होंगे दैट विल बी रेफर्ड टू द हायर बेंच कि भाई साहब सब जो कुछ भी तय करना वो कर लो, एक जजमेंट होगा, एक वो होगा, और उस जजमेंट को
जो कहते हैं कि जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं। देखिए बेसिकली कानून के दो सोर्स हैं। एक कानून का सोर्स है जो कि बाय एनेक्टमेंट आता है, जिसको आप जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं। इट इज द सोर्स ऑफ लॉ थ्रू द जजमेंट। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो है ना बेसिक क्राइटेरिया में बदलाव होगा कि जैसे ही दो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट आएंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे हायर बेंच के लिए रेफर कर देगा और पब्लिक के सामने और लोअर जुडिशरी के सामने हमेशा एक जजमेंट रहेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट रहेंगे ही नहीं। वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब तक वो बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं, वो तो जैसे आज आपका कॉन्ट्राडिक्शन आया, ऑटोमेटिकली इट विल बी रेफर्ड टू द बॉडी। और ये जज जो न्याय है वो 3 दिन से 30 दिन के लिए मिलेगा और न्यायाधीशों की संख्या और वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी। यह क्राइम फ्री भारत की रणनीति का हिस्सा है। क्यों? और इससे इतना ज्यादा पैसा क्रिएट होगा कि आज जो भारत सरकार कमा पा रही है उससे 10 गुना ज्यादा तो हम केवल जो है ना क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम से भारत सरकार को दे पाएंगे। उसका रीजन एक ये है हम लोग का स्लो होने का कि हम लोग एविडेंस कलेक्ट करने में बहुत स्लो है। हम लोग एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पाते। नहीं, इसका कारण ये नहीं है। उसका कारण है कि अंग्रेजों ने जो सिस्टम डिजाइन किया था वो भारतीय गुलामों को पेरने के लिए था, उनको फंसा के रखने के लिए था। जैसे आप जो है ना 107, 16, 151 वगैरह करते हैं, उनको कभी बाउंड ओवर नहीं करते हैं, उनकी पेशी दर पेशी चलाते रहते हैं, क्योंकि इंटेंशन बाउंड ओवर करने का नहीं है, इंटेंशन आपको तंग करने का है। तो ये पूरी व्यवस्था तंग करने वाली है। और फिर हमारे वहां पे राजनेता आ गए जिसमें काली कमाई आ गई है, तो अब जो है ना वो धन कमाने की व्यवस्था बन गई है। तो इस व्यवस्था को तो आमूल चूल परिवर्तन हमें करना ही होगा। आज कितने लोग हैं जो इस तरीके की मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हमारी जो इतनी सारी चैनल्स हो गई हैं, इन्हें लज्जा नहीं आती है फालतू के विषय पे जो है ना 24 घंटे बोलते हैं। इन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन ने लगभग 8-10 दिन पहले अनाउंस किया है कि वो इन 3 राज्यों में जो है अपने चंद्रगुप्त को उतारेंगे। आज ये हेडलाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब देश के हर प्रतिष्ठित जो है व्यक्ति के पास हमारी फीड और हमारा अनाउंसमेंट पहुंच रहा है, यह दर्शाता है कि हमारे पत्रकारिता में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और हमारे सोशल मीडिया में हम प्यादे बन गए हैं सरकार के। हम अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। हमें सत्य कहने का जो है ना साहस खत्म हो चुका है और वी डू नॉट डिजर्व टू बी कॉल्ड एज द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। हम प्रजातंत्र के चौथर्थ का स्तंभ कहने के लिए अब पत्रकारों को यह सम्मान देने से वंचित करते हैं, क्योंकि वो लोग भी बिके हुए हैं। समाचार पत्र या हम उसको बिके हुए नहीं कहेंगे, हम उससे कहें कि बेचारे पेट पाल रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बहुत बड़े हो चुके हैं। पेट ऐसा नहीं पाल रहे हैं, क्योंकि जितने पत्रकार हैं उनकी कमाई का कोई भी निश्चित वो नहीं है कि दे आर अर्निंग अ लॉट। हर जगह उनको जगह जगह से वो हिस्सेदारी मांग लेते हैं ना, क्योंकि उनके पास जानकारी रहती है। दे आर पेड। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। दे आर पेड। मैं अपने पत्रकारों से, क्योंकि सभी को एक स्लॉट में नहीं रखा जा सकता है, तो मैं अभी भी मानता हूं कि 80% पत्रकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन डरे हुए हैं। वर्तमान सिस्टम उनको मौका नहीं दे रहा है। तो मैं कह रहा हूं आप अपनी चैनल पे मत प्रकाशित करो, आप आओ, हम क्राइम फ्री भारत चैनल पे आपको ऊपर ले जाएंगे। तो हम आपको सत्र लिखने का मौका देंगे जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने आपके हाथ से छुड़ा दिया है, जो आपको हर जगह तो भेज देते हैं, आपके हाथ बांध के रखते हैं। चैनल में वही बिजू के वही जोकर आते हैं जो रटी रटाई बात बोलने के लिए तैयार होते हैं, जो किसी न किसी का माथे पे अपना पट्टा लगा के बैठते हैं। हमें लज्जा आती है जब मैं देखता हूं कि देश प्रेमी नेशनलिस्ट का पट्टा किसी के चेहरे पे नहीं होता है। देखिए आजकल एक रिवाज बहुत बड़ा बन गया है कि डिस्कशंस, जितने भी डिस्कशंस चैनल्स के बैठ के ऊपर होते हैं, राजनेता डिफरेंट पार्टीज के होते हैं, वो क्या क्या नहीं बोलते। तो मैं तो उनसे कह रहा हूं कि क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्ष्य हैं, हर लक्ष्य पे जो है ना एक चैनल अडॉप्ट कर ले और उस पर बहस हो। मैं इनके जितने भी बड़े बड़े जो है ना पत्रकार हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं जो है ना उनसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूं। ये बहुत जरूरी चीज है जब हम लोग इस स्टेज पे पहुंच जाएं, या हम तो आज ही इस स्टेज में हैं, स्टेज में है, लेकिन इनवाइट करना पड़ेगा उनको ब्रॉडकास्ट करने के लिए। देखो, दे हैव टू कम फॉरवर्ड। बेसिकली उनकी चैनल पे कायदे से वो रखें तो। और
विषय पहले से तय है कि 21 लक्ष्य, ये लक्ष्य, वो लक्ष्य, तो जो है उस पर ही चर्चा होना है। तो आप हर बार जो है ना विद्वानों को बदलते जाइए। जवाब देने वाले मैथिली शरण गुप्त हैं, जिसको जितनी जो है ना मेरी खिंचाई करना हो वो करे। वो जितनी ज्यादा खिंचाई करेंगे उतना ज्यादा हमें उसके माइन्यूट डिटेल्स को पब्लिक तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो मैं तो चाहता हूं कि वो हमारी खिंचाई करें। अब आप देखिए, रजत शर्मा का शो आता है हर सैटरडे संडे, आपकी अदालत, उसके अंदर ऐसे ऐसे लोगों को अब लाने लगे हैं। आज ही एक साधु जो यहीं के एमपी के हैं उनको लाया जाएगा। उनका नाम क्या, मुझे पगड़ी पहन के आजकल चल रहा है, क्या नाम? अच्छा, ये जो है आपका, मैं समझ गया हूँ, जो छतरपुर के पास का। हाँ, छतरपुर वाले, क्या नाम है उनका? अरे एक मिनट, मुझे नाम मालूम है। एनीवे, ऐसे लोगों को वो इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हम लोग का जो एक बहुत बड़ा कॉज है हिंदुस्तान को चेंज करने का, तो इनवाइट एक्चुअली ऐसी पार्टीज को करना चाहिए जिससे कि कम से कम ये रहे कि हम देश का कुछ भला कर रहे हैं। देखिए, यदि अपराध मुक्त भारत के जो 21 मिशन हैं, 21 लक्ष्य हैं, उसमें लगभग सब कुछ समाहित है। आपकी हेल्थ पॉलिसी से लेके एग्रीकल्चर पॉलिसी से लेके एवरीथिंग इज देयर, इंक्लूडिंग द स्पिरिचुअल पॉलिसी, सब चीज उसके अंदर है। तो मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि यदि आप में अभी भी हिम्मत है, आपकी चैनल में दम है, तो आपस में आप एक एक सब्जेक्ट बांट लीजिए और उस पर जो है ना हर वीक में एक डिबेट कराइए और आप जो है ना बड़े बड़े विद्वानों को बताइए। जवाब देने वाले मैथिली शरण गुप्त हों। क्योंकि जब ये चीज स्टूडियो तक पहुंचेगी और नेशनल टीवी में ब्रॉडकास्ट होगी, अवेयरनेस एकदम से बढ़ेगी और हम देखेंगे कि नहीं, लेकिन वो अवेयरनेस तो आदमी उससे डर रहा है, वो अवेयरनेस नहीं हो पाएगी। देखिए, मेरा एक बहुत चला व्यक्ति था, उसने मेरा 2-3 इंटरव्यू किए। आजकल वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि उसका ऊपर किसी न किसी का दबाव है। जरूर, जो हमें अपना बड़ा भाई मानता हो, पिता तुल्य मानता हो, जो मेरे प्रति सम्मान रखता हो, और उसने पहले कुछ इंटरव्यूज ऑलरेडी किए हुए हैं जो बहुत पॉपुलर हुए हैं। यदि वो आज हमारा फोन नहीं उठा रहा है, इसका मतलब है कहीं कोई ना कोई उसके पेट पे लात मारने की धमकी दे रहा है, नहीं तो वो व्यक्ति तो जो है ना दौड़ के यहाँ आ जाएगा। तो ये बात हम एक केस में कह रहे हैं, सभी केसेस में यही बात हो रही है। अदरवाइज जितने भी पत्रकार भोपाल में या देश में हैं, अधिकांश व्यक्ति मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और मेरी फीड उनके पास प्रतिदिन पहुंच रही है। तो फिर ये मुद्दा क्यों नहीं बनना चाहिए? ये समाचार पत्रों का मुख्य पृष्ठ क्यों नहीं होना चाहिए? इससे बड़ा और क्या चीज हो सकती है? इसी विषय में बात कर रहा हूं, क्योंकि आजकल पत्रकारिता बिकी हुई है, दूसरों के हाथों में खेल रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, राजनेता हूँ, वही इसके ऊपर पूरा देखिए, हम जो है पत्रकारों को, सोशल मीडिया को, इनके जो फर्जी सर्वे करने वालों को, जो पैसा खर्च करके भीड़ इकट्ठे करने वाली स्ट्रेटेजी हो, जो चुनाव के पहले कत्ल की रात में पैसे बांटने के लिए, दारू बांटने के लिए और साड़ी बांटने की जितनी भी स्ट्रेटेजी है, क्राइम फ्री भारत ने उन सभी स्ट्रेटेजी को फेल करने के नमूने बना के रखे हैं। अब इन्हें कोई भी शक्ति नहीं बचा पाएगी। इन दुष्ट और काले चरित्र के सभी पार्टियों के, सभी राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है। अब इनकी पराजय तय है। ये बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन आपने वो वाली बात अभी नहीं की कि कैसे चंद्रगुप्त कैसे सदस्य वो अपन दोबारा जो है ना कहीं पत्रकार में आ जाते हैं, कहीं उसमें आ जाते हैं। तो चंद्रगुप्त वाला हम लोग देखिए, मैं आपको अब जो है, अब बिना व्यवधान के मैं पहले अपनी बात करूंगा, फिर जो है दल्लेला साहब क्वेश्चन पूछेंगे। अब मैं दल्लेला साहब से निवेदन करता हूँ कि मेरा 10-5 मिनट मेरे धारा प्रवाह में आप अवरोध मत करिएगा, और फिर इसके बाद आप जो चाहे वो पूछिए। ठीक। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात तो हम समझ गए हैं कि चाहे प्रॉब्लम अंग्रेजों के द्वारा क्रिएट की हुई हो, आज अंग्रेज यहां नहीं बैठे हैं। चाहे कुछ विद्युषित, कुत्सित, घृणित और देशद्रोही ताकतें सत्ता में रहते हुए बदमाशी और मक्कारी कर पाई, लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो आज हमारे बीच में ये काले चरित्र के राजनेता हैं, जो अपराधी भी हैं, बाहुबली भी हैं, दुष्चरित्र भी हैं, दल बदलू भी हैं, और अपने अपने आकाओं की, अपने अपने माता पिताओं की कुसंस्कारित औलादें हैं। क्योंकि जब वो बड़े हुए हैं तो उन्हें अच्छे संस्कार, तो अपने का माहौल ही नहीं था, तो उन्हें अच्छे संस्कार तो मिले नहीं हैं। हमारी असली
जो समस्या की जड़ ये राजनेता हैं, इन्हें पराजय करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। एक बात यदि अपन समझ लें, बिल्कुल सही। अब अपन को बात करना है कि ये पराजय कैसे होगी। तो क्राइम फ्री भारत ने इसके लिए बहुत सुंदर रणनीति जो है ना बनाई है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इट इज ए मिशन। दूसरी हमारी मजबूरी ये है कि हमें जो कुछ भी पराजय करना है वो वर्तमान सिस्टम के तहत करना है, वर्तमान चुनाव व्यवस्था के तहत करना है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 के तहत करना है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, राइट। तो हमें आज की व्यवस्था में इन राजनेताओं को हराना है, और हम राजनेता जो कर रहे हैं वो एक काम नहीं करेंगे। मतलब ना तो हम आम सभाएं करेंगे, ना हम होर्डिंग लगाएंगे। हमारे यदि कार्यकर्ता कोई चाहेंगे अपने घर के सामने लगाना चाहते तो हम उन्हें रोकेंगे भी नहीं। लेकिन क्राइम फ्री भारत अपनी तरफ से कोई होर्डिंग नहीं लगाएगा, वो अपनी तरफ से कोई आमसभा भी नहीं करेगा। अब यदि मान लो हमारा कोई क्षत्रिय व्यक्ति कहता है कि साहब हम लोगों को बुला रहे हैं, आप आ जाइए, आपको एक साथ सुनने का मौका कहाँ मिलेगा, तो हम वहां जाएंगे। लेकिन वो आमसभा या वो सभा क्राइम फ्री भारत मिशन के द्वारा आयोजित नहीं हो, राइट। तो फिर हमारी रणनीति क्या होगी ये समझना पड़ेगा। तो हमारी रणनीति है कि इन 21 लक्ष्यों से, जो कि हर भारतीय को परिचित होना चाहिए, हर भारतीय को समझना चाहिए, और उससे उनका भविष्य कैसे बदलेगा। एक भी तबका, एक भी व्यक्ति, भारत का एक भी नागरिक, एक भी जो है ना सदस्य, उसके पॉजिटिव प्रभाव से वंचित नहीं रह पाएगा। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि 5-7 साल के अंदर भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं होगा, भारत में एक भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, और इस बात में शासन का बहुत पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। क्राइम फ्री भारत ने उसके मॉडल बना के रखे हैं। हमें केवल पॉलिसी सपोर्ट, एक्ट सपोर्ट चाहिए होगा, जो हम खुद बना लेंगे, राइट। तो हम जो है, जो पैसे की जो आएगा वो इन चीजों में कम खर्च करेंगे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करेंगे। बाकी चीज में, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन से लेकर हर चीज में हमें शासन के पैसे की जरूरत नहीं है। इस देश को समृद्ध बनाने के लिए हमें शासन के पैसे की जरूरत नहीं है। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है, राइट। अब अपन मूल बिंदु पे आते हैं कि इन दुष्ट राजनेताओं को कैसे पराजित किया जाए। तो इसके लिए एक रणनीति बनाई गई है, जिस रणनीति के तहत ये मिशन जो है 21 लक्ष्यों को पाएगा। तो हमने कहा है कि जो ये कर रहे हैं हम वो कोई नहीं करेंगे। तो ना हमें सोशल मीडिया की जरूरत है, हम सोशल मीडिया का यूज करेंगे अपना मैसेज पहुंचाने में, लेकिन जैसे ये यूज कर रहे हैं कि खरीद रहे हैं और अपने हैंडलर बिठा रहे हैं, ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। हम बिना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यदि कोई सुन के कुछ लिख देगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो भी ठीक है। आम सभाएं जैसे हमने समझा दिया वैसा होगा। तो हमारी जो रणनीति है वो है 1 to 1। मतलब हमें सबसे पहले लोगों तक पहुंचना है, और लोगों को कैसे पहुंचना है, हमको अपने से जुड़े लोगों तक पहुंचना है, राइट। और उनको पहले से कह देना है कि भाई साहब हम आपके घर आ रहे हैं, आप अपने घर के लोगों को बुला लीजिए, 2, 4, 5, 10 लोग, यदि आप आस पड़ोस के भी बुला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पड़ोसी के घर में हम दूसरी मीटिंग रख लेंगे, तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि पड़ोसी नहीं भी आए तो हम पड़ोसी के घर में पहुंच जाएंगे। तो 5, 10, 15, 20, 25 हमारी सोच है कि 25 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 to 1 कम्युनिकेशन फिर हो नहीं पाएगा। अब आपको सबसे पहले क्राइम फ्री भारत मिशन के जो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है, आप उनके वीडियो देख के अपने को ऊर्जाकृत करिए और पहचानिए कि कौन सा वीडियो आपको ज्यादा आपके पृष्ठभूमि में आपको सूट कर रहा है। तो हर वीडियो चूंकि अलग तरीके के लोगों से बातचीत हो रही है, तो वो उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि में जवाब दिए जा रहे हैं। तो जो आपकी पृष्ठभूमि में सूट कर रहे हैं उन वीडियोज को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, उनके साथ बैठ के। आजकल मोबाइल से हम टेलीविजन पे कास्ट कर सकते हैं, तो उन्हीं के बड़े टेलीविजन पे बड़े साउंड सिस्टम में उसे सुनिए, आनंदित लीजिए, साथ में चाय पीजिए। जब ये सब हो जाए उसी दौरान एक रजिस्टर रखना है। उस रजिस्टर में आपको उसका नाम लिखना है, पता लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, और उससे पूछना है कि आपकी सोच क्या है। मतलब आप सदस्य बनना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन बाद में करूंगा अभी, कि आप सदस्य बनना चाहते हैं या चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, या
अभी आप अनिर्णय की स्थिति में हैं, मतलब आप कुछ और समय लेना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और मैं इस बात का बिल्कुल मेरा ये पूरी सोची समझी बात है कि हम उसे समझने का मौका देना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू थ्रस्ट हिम कि मैंने सब समझ लिया, बस मेरे ऊपर भरोसा करो, कर लो। नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ, राइट। तो वो ये तीनों चीजों को लिखेगा कि क्या वो सदस्य भूमिका निभाना चाहता है, चंद्रगुप्ती भूमिका निभाना चाहता है, या वो समझने के लिए थोड़ा समय और चाहता है, राइट। यदि वो कोई एक नेक्स्ट कॉलम में यदि उसकी कुछ प्रश्न हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ वो हैं, तो उनको भी लिख लीजिए। आप अपने हिसाब से जो जवाब दे सकते हैं वो दे दें, लेकिन उन्होंने क्या प्रश्न पूछे वो हम तक जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम फिर एक जनरल वीडियो बना के उन प्रश्नों का जवाब दे देंगे तो आप जो है ना उनको दोबारा दिखा के उसको यूज कर लीजिए, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम उनसे 1-to-1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, या जो प्रश्न हमारे पास इकट्ठे होके आएंगे उनके हम अपने वीडियो बना के कि साहब ये प्रश्न आया, ये प्रश्न आया, ये प्रश्न आया, हम उनको जवाब दे देंगे। अब जो आपके पास नंबर आ गए हैं उनको आप एक क्राइम फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप, अपना नाम या जो भी नाम आप उचित समझे उसको डाल के उनमें जोड़ते जाइए, राइट। तो ये दो कामों में आएगा। एक तो जो ऑलरेडी सदस्य के बतौर जुड़ गए हैं या चंद्रगुप्त के बतौर बढ़ गए हैं, आप उनको अपनी रणनीति लिखने का मौका दें। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि भाई साहब इसमें किसी दूसरे जगह के वीडियो, ऑडियो, इन्फॉर्मेशन, न्यूज व्यूज प्लीज इसको मत डालिए। केवल आप ये बताइए कि मैं क्या कर रहा हूं, आज मैंने यहाँ संगोष्ठी ली है, की उसकी फोटो, उसकी फोटो, और दूसरे लोगों से अपील करिए कि भाई साहब आप भी ऐसा कर लीजिए। तो इस ग्रुप का जो है ना फायदा निकलेगा। नंबर 1, जो वीडियो हमारे लेवल पे बन रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा है, उनको जो है ना आप जो अच्छा लग रहा है उसको अपने ग्रुप में शेयर करिए, उनसे देखने का अनुरोध करिए। यदि जरूरत पड़ती है तो आप अपने लेवल पे संगोष्ठी करिए और उस पर डिलिब्रेट करिए। तो जो लोग अनिर्णय की स्थिति में हैं वो निर्णय पे पहुंच जाएंगे। नहीं तो उनके पास जाके दूसरी मीटिंग में भी बैठ जाओ उनके साथ में, भैया क्या आपको 15 दिन का समय मिल गया है, आपने ये देख लिया है, तो आपकी शंकाओं का निवारण हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो निवारण हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को ऊर्जाकृत कर पाएंगे। ये जो हम बातचीत कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है, राइट। संकल्प जो है, एक सदस्य चंद्र संकल्प है, दूसरा चंद्रगुप्ती संकल्प है। चंद्रगुप्ती संकल्प में 4 लेवल हैं, वो मैं अभी बाद में समझा दूंगा, राइट। तो इस प्रकार जो है, जो लोग अपने कहना चाहिए कि सदस्य शपथ पूरी कर रहे हैं वो अपने सदस्य दायरे में, और जो चंद्रगुप्ती शपथ पूरी कर रहे हैं वो चंद्रगुप्ती दायरे में, वो लगातार उन्हें संगोष्ठियां करना है। तो आपको ना सोशल मीडिया की ना प्रिंट मीडिया की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप में एक मीडिया हैं और आपके पास चैनल है ही, तो जो चीज है वो पब्लिश हो जाएगी, कोई दिक्कत तो है नहीं, राइट। और वो तो फेसबुक पे भी जाती है, सभी जगह पे जाती है, लिंक्डइन, सब जगह पोस्ट होती है। तो वो कोई हमारी इनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। लोग जो है ना उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, फिर इनकी सोशल मीडिया की अपने को क्या जरूरत है, इवन जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या जरूरत है। हम इनके जो है ना भौड़े जो है ना चैनल क्यों देखें, हम अपनी क्राइम फ्री भारत की रिपोर्ट देखेंगे। अब जो है इस खाका के तहत जो है आप जो नए सिस्टम में व्हाट्सएप में आप 1023 जो है मेंबर रख सकते हैं, और टेलीग्राम में तो वो लाख में है लगभग। तो जो भी है, क्योंकि अधिकांश लोग जो है ना टेलीग्राम का यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं व्हाट्सएप को प्रेफरेंस देने के लिए कहूंगा। लेकिन साथ ही अपने साथियों से ये भी निवेदन करूंगा कि टेलीग्राम को जरूर जो है डाउनलोड करें और जुड़ें, क्योंकि फिर हम 1 लाख का एक ग्रुप बना पाएंगे तो हम कम एनर्जी में आप तक पहुंच पाएंगे, राइट। तो दैट विल बी वेरी गुड। तो हमारे जो साथी अभी तक टेलीग्राम का यूज नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि प्लीज जो है टेलीग्राम को आप डाउनलोड करें, और अभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे चलते रहें। जैसे ही अपन ठीक ठाक हो जाएंगे तो फिर अपन व्हाट्सएप को ड्रॉप करके केवल टेलीग्राम पर रहेंगे, लेकिन ये भविष्य का निर्णय है। तो इससे फायदा ये निकलेगा कि आप बहुत सारी संगोष्ठियां कर पाएंगे, अपने उद्देश्य के तहत कर पाएंगे, लोगों को जागृत कर पाएंगे, लोगों को जोड़ पाएंगे, और जो जैसी भूमिका निभाना चाहता है वो वैसी भूमिका निभा पाएगा। तो आपका एक नेचुरल क्वेश्चन होना चाहिए कि सदस्य और चंद्रगुप्त में क्या फर्क है, और जो हम कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त के 4 लेवल होंगे, तो वो 4 लेवल कौन होंगे। तो उसका जवाब मैं देना चाहूंगा, सदस्य वो हैं
जो अपनी परिस्थितियों के कारण, अपनी सोच और क्षमता के कारण अच्छा भारत तो देखना चाहते हैं, 21 लक्षों को ग्राउंड पर अवतरित होते तो देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमाओं के कारण, अपनी सोच के कारण, अपनी क्षमताओं के कारण वो फ्रंट पे आके लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो पर्दे के पीछे रह के अपनी सदस्यी भूमिका निभाना चाहते हैं। तो अब मैं सदस्यी भूमिका को थोड़ा सा इलाज कर देता हूँ। इसमें बाकायदा हमने सदस्यी शपथ रखी है, जिसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश के और 21 लक्षों को जमीन पर उतारने के लिए मैं अपने सदस्यी संकल्प, जो कि 90 लोगों को जोड़ने का है, उसे शपथ पूर्वक पूरा करूंगा। राइट? तो ये वैसे तो हमारा सोच ये है कि ये 90 लोगों को जोड़ना, 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़िए और ये 9 दिन में पूरा करिए। ये आइडियल हमने अपनी तरफ से सोचा हुआ है, क्योंकि मैं जो 9 दिन के एग्जाम्पल से लोगों को समझाता हूं, इसलिए मैं उस पर जोर दे रहा हूं। लेकिन इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप जो है ये काम 10 लोगों को एक दिन में नहीं जोड़ पा रहे हैं तो 5 को जोड़ लीजिए, फिर आपका संकल्प 18 दिन चल जाएगा। यदि आप 3 को जोड़ेंगे तो संकल्प 30 दिन चलेगा। यदि आप 2 लोगों को प्रतिदिन जोड़ेंगे तो संकल्प 45 दिन चलेगा। यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो 90 दिन चलेगा। यदि 2 दिन में एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो 180 दिन चलेगा। यदि 4 दिन में एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो 360 दिन चलेगा। लेकिन कोशिश करिए कि हम प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ के 9 दिन से ही अपन बाहर निकल जाए। क्योंकि जितना हम विलंब करेंगे उतना देरी होगी और फिर आप जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति किसी दूसरे ने जोड़ लिया तो उसके नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है ना? तो ये प्राथमिकता भी है कि हर कोई जल्दी से जल्दी संगोष्ठियां करे, लोगों को जोड़े। तो ये सदस्यी संकल्प हो गया। सदस्यी संकल्प का दूसरा हिस्सा है कि हमारा ये मानना है कि हम लोग इतनी सारी चीजों से घिरे हुए हैं, हमारी प्रायोरिटी रोज बदलती हैं, हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंस हमको जीने नहीं देते हैं, तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। और कुछ विद्वान लोग कंफ्यूज करते रहते हैं, तो वो भी आपकी एनर्जी डाउन करने का काम करते हैं। लिहाजा हमें अपनी एनर्जी के स्तर को मेंटेन करना या बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम एक वीडियो प्रतिदिन जरूर देखूंगा। और उसके पीछे एक ही लक्ष्य है कि आप उस वीडियो को देखेंगे तो जो भी नेगेटिव चीजें आपकी उसमें आई हैं वो फिर से आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा और आपकी ऊर्जा उत्तरोत्तर बढ़ेगी। तो कम चाहे उत्तरोत्तर ऊर्जा ना बढ़े, कम से कम नीचे तो ना जाए। ठीक है ना? तो शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, एक वीडियो देखूंगा, उसमें अपने कमेंट्स ये वो जो कुछ भी लिखना है वो करेंगे। यदि कुछ नहीं करते तो वीडियो देख ले, उतने से ही हमें जो लाभ मिलना चाहिए, जैसे सत्यनारायण की कथा पढ़ने से या तो वो वैसे ही है कि आपने उतना कर लिया तो भी काफी है। फिर उसका तीसरा हिस्सा है कि 90 लोगों को जोड़ने के लिए यदि हम आपको एक फ्रेमवर्क दे दें तो आपके काम में आसानी होगी। तो इस शपथ में हमने उनको वो फ्रेमवर्क देने की कोशिश किया है जो कह रहा है कि मैं अपने लोगों से जुड़े, अपने ही से जुड़े लोगों के, अपने नेटवर्क लोगों को जोड़ूंगा और 90 लोगों को जोड़ूंगा। और उसको थोड़ा सा क्रिस्टलाइज कर दिया है कि संकल्पित करूंगा, ऊर्जाकृत करूंगा और शपथकृत करके जोड़ूंगा। और फिर हमने कहा कि निम्नानुसार जोड़ूंगा, तो हमने उसको दिनों में बांट दिया। तो सोमवार को हमें अपने परिवार के सदस्यों को, तो यदि पुरुष है तो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, माता पिता को, जो भी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली में, परिवार में जो भी लोग हैं उनको जोड़ने का काम करूंगा। ठीक है ना? फिर दूसरा उसमें है कि मंगलवार को मैं अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को जोड़ूंगा। फिर है बुधवार का कि मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। फिर गुरुवार का है कि जो विभिन्न सर्कल्स जो हम रहते हैं, पढ़ते हैं, तो किसी जगह के एलुमनाई होते हैं, कोई किसी प्रोफेशन में होते हैं, किसी सामाजिक संगठन से जुड़े होते हैं, तो जो भी आपकी अब तक की यात्रा के सर्कल्स बन गए हैं, उन सर्कल्स जुड़े हुए लोगों को संकल्पित करके, ऊर्जाकृत करके, शपथकृत करके जोड़ेंगे। ठीक है ना? फिर जो है शुक्रवार का है कि युवा और विद्यार्थी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो हम युवाओं और विद्यार्थियों को ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, शपथकृत करके उनको जोड़ेंगे। और चूंकि ये लोग जो है ना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मिलेंगे या किसी कोचिंग सेंटर में मिलेंगे या हॉस्टल्स में मिलेंगे, तो जहां युवा और विद्यार्थी मिलने की संभावना है उस जगह पे आप जाएंगे, उनके साथ छोटी छोटी संगोष्ठी करेंगे और उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये कार्रवाई शुक्रवार की है। फिर शनिवार की है कि वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ेंगे और हमारे वरिष्ठ नागरिक जो है
उनके इतने वर्षों का अनुभव है और वो अपने जीवन के सबसे उत्कृष्ट पीरियड को ऑलरेडी एंजॉय कर चुके हैं, उसको भोग चुके हैं। और आज की महंगाई की व्यवस्था में पति पत्नी बहू जो उसका बेटा बहू सभी लोग जो है ना नौकरी कर रहे हैं और इस दुष्ट व्यवस्था ने बच्चों को बड़े बड़े बस्ते कर दिए हैं और बचा कुचा समय जो है ना उनका भी सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों में खा जा रही हैं। तो ना बेटे बहू के पास ना पोते पोतियों के पास किसी के पास अपने बुजुर्गों के लिए समय नहीं है। तो अधिकांश बुजुर्ग जो अपने आप को एनी हाउ एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं और यदि हम थोड़ा सा रफ भाषा में कहें कि वो अपना समय काट रहे हैं, वो अपने मरने का इंतजार कर रहे हैं। तो आई डोंट नो आप किस हद तक जो है इसे सही मानेंगे? बिल्कुल सही है, क्योंकि आज की सच्चाई यही है। अच्छा, तो अब यदि इन वरिष्ठ नागरिकों को हम एक जीने का मकसद दे दें, अपने पोतों परपोतों के लिए एक अच्छे भारत के निर्माण का यदि हम मकसद दे दें, तो वो जो है इस सदस्यों और चंद्रगुप्तों में और खुद चंद्रगुप्त बनने में बहुत अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। तो शनिवार का संकल्प है कि हम वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ेंगे और वो जहां भी मिले, चाहे मंदिरों में मिले, चाहे आश्रम में मिले, चाहे पार्कों में मिले, जहां हो वहां जाइए, उनके बीच में बैठिए, उनसे बातचीत करिए और किसी के ऊपर इम्पोज मत करिए। तो वो रजिस्टर वहां पे भी वही रखिए। तो कुछ जो है ना वो सदस्य बनना चाहेंगे, कुछ लोग जो है वो चंद्रगुप्त बनना चाहेंगे, कुछ लोग जो है अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे। तो कुछ समय तक उनको अनिर्णय की स्थिति में रहने दीजिए, उनको सोचने और समझने का पूरा मौका दीजिए, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है रविवार बचता है। तो रविवार में जो समाज सेवी संगठन है, हर समाज सेवी संगठन अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी अच्छा कर सकता है वो कर रहा है। तो हम एक जाके उनकी हौसला अफजाई करें, जो वो काम कर रहे हैं उसकी सराहना करें और फिर धीरे से कहें कि भाई साहब आप जहाँ काम करने जा रहे हैं, आप जो है ना इस मिशन के बारे में भी लोगों को एजुकेट करें। तो हमें ऐसे समाज सेवी संगठनों के पास जाके उन्हें भी ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत करके जोड़ना है। ये हो गई सदस्य भूमिका। और सदस्य भूमिका 90 लोगों को जोड़ने के बाद खत्म हो जाती है। यदि उसको अच्छा लग रहा है तो वो कंटिन्यू करे, लेकिन शपथ 90 लोगों को जोड़ने के बाद पूरी हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है। अब अपन आते हैं चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त और सदस्य में क्या फर्क है? और सही मायने में देखा जाए तो हमारी व्यवस्था में मात्र सदस्य भी ये चमत्कारी परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त हैं। सही मायने में देखा जाए तो हमें चंद्रगुप्त की जरूरत नहीं है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में हमें लड़ने के लिए और इन राजनेताओं को हराने के लिए किसी व्यक्ति को चाहिए। अब उस व्यक्ति का चयन करने का हमने चंद्रगुप्त ये तरीका रखा है जिससे कि वो ट्रांसपेरेंट हो। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इस ढंग से रखने की कोशिश करता हूं कि चूंकि मैं पुलिस विभाग से रहा हूं तो एनालॉजी के लिए पुलिस विभाग का एग्जांपल ले लेता हूं, राइट। तो पुलिस में 4 लेवल पे एंट्री होती है, एक सिपाही, दूसरा सब इंस्पेक्टर, तीसरा डिप्टी एसपी, चौथा आईपीएस, ठीक है ना। तो यदि आप किसी भी लेवल पे एंट्री चाहते हैं, चाहे आप सिपाही बनना चाहें, चाहे आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहें, चाहे डिप्टी एसपी बनना चाहें, चाहे आईपीएस बनना चाहें, आपको सबसे पहला काम करना होता है पहले तो डिसाइड करना होता है और उसका फॉर्म भरना होता है, राइट। तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्ती संकल्प है वो फॉर्म मान लीजिए। मान लो सामने वाला कह सकता है कि हमें राष्ट्रीय स्तर का चंद्रगुप्त बनना है, तो वो संसदीय चंद्रगुप्त बन जाएगा। यदि कोई कहेगा कि सर मुझे राज्य स्तरीय बनना है, तो वो विधायकी चंद्रगुप्त बन जाएगा। यदि किसी को लगता है हमें जिला स्तरीय बनना है, तो वो जिला स्तर का चंद्रगुप्त बन जाएगा, जिससे मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष आएंगे। और ग्रामीण स्तर पर जो है पंच और सरपंच, ठीक है ना। तो इस तरीके के 4 लेवल हैं। अब यदि मान लो हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं तो पहली प्राथमिकता होती है कि हमें फॉर्म भरना है। दूसरी प्राथमिकता होती है कि संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ जो उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बेसिक क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन है वो तो पूरी करना पड़ेगा। तो यहाँ तो एक ही क्वालिफिकेशन है कि आपको उस राज्य का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राष्ट्रीय स्तर पर तो इस देश का नागरिक होना चाहिए, तो वो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हाँ, लेकिन यदि आपको लगता है कि आप बिहार के रहने वाले हैं और इस समय आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं और आपका यदि वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, और यदि आप मध्य प्रदेश के विधायकी चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, तो वोटर लिस्ट में अपना नाम दिलवा के अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर लीजिए। तो क्वालिफिकेशन तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तैयारी इसके अंदर कोई भी हम लोगों ने
लिटरेरी क्वालिफिकेशन की बात नहीं की है कि कम से कम एक्चुअली में उसकी जरूरत नहीं है। देखिए एक्चुअली में वो जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ चंद्रगुप्त केवल जो है ना एक ही काम कर रहे हैं, लोगों को जागृत करके इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर रहे हैं। तो यदि कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि उनका दिमागी स्तर थोड़ा सा कमजोर है, तो उनकी मदद के लिए चाणक्य की टीम बैठी हुई है ना, जो ड्राफ्ट लॉ बना रही है, कानून बना रही है, और फिर उन्हीं चंद्रगुप्तों को समझाएगी और दिखाएगी, और हाँ की जीत और ना की हार होकर उसको जमीन को उतार देगी। तो जब लोग वापस पहुंच रहे हैं, यदि अच्छी सोच के अच्छे पढ़े लिखे लोग चंद्रगुप्त बनने के लिए तैयार होंगे तो उनकी मर्जी, यदि नहीं होंगे तो जो चंद्रगुप्त बनेंगे हम तो उन्हीं को भगवान मानेंगे। क्योंकि यदि अच्छे और विद्वान लोग इतने भीरू हैं और देशद्रोही हैं कि उनके रहते देश का इतिहास बदल दिया गया, आर्टिकल 35 संविधान की व्यवस्था के विपरीत घुस गया, आर्टिकल 370 और इसके बाद ढेर सारे जो कानून बनाए गए हैं वो संविधान की भावना के विपरीत बनाए गए हैं, और संविधान में जो दिशा निर्देश दिया गया है उसको भी पालन नहीं किया और उसकी भावना के विपरीत कानून बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 44 कहता है कि कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, तो आपका संविधान 1950 में लागू हो गया, तो 1956 में आप हिंदू मैरिज एक्ट कैसे बना सकते हो? इज इट नॉट ए वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 44? तो आप में बनाने की क्षमता नहीं है तो वेट करो, उस भावना के विपरीत तो कानून नहीं बना सकते ना। यदि आप ये कहते किसी कारण से नहीं बना पा रहे हो तो रुको। तो अब देखिए आर्टिकल 47 कहता है कि जो भी नशीली चीजें हैं जिस फॉर्म में भी हो उनको प्रोहिबिट किया जाए। आज की स्थिति क्या है कि दुष्ट राजनेताओं ने गली गली कोने कोने में जो है ना दारू की दुकानें, शराब की दुकानें खोल दी हैं, और अब तो होम डिलीवरी भी होने लग गई, पाउच में भी मिलने लग गया है। तो इलीगली पाउच बन के गाँव में मिल रहे हैं, और हमारे युवाओं की इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि उन्होंने खाना खाना बंद कर दिया है। बहुत सारे युवा वो दारू पीते हैं पाउच से और नमकीन खा रहे हैं, उनका शरीर जर्जर हो गया है। और उनमें से बहुत सारे लोग तो मजदूर वर्ग के हैं जिनका काम जो है ना शारीरिक मेहनत करना है। आज उनके शरीर में ये क्षमता नहीं रह गई है कि वो 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे लग के काम कर पाए, वो उनकी इतनी फिजिकल कैपेसिटी नहीं हुई है। लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो जो है ना कीड़े मकोड़े जो है ना वोट देने वाले चाहिए। ये गरीबी हटाओ के नारे लगाएंगे, लेकिन इनके जेहन में होता है गरीब बनाओ, कत्ल की रात जैसे घृणित कार्यक्रम करो, इन्हें अपना वोट बैंक बना के सत्ता में काबिज बने रहो, जबकि इन्हें इलेक्ट ही नहीं होना चाहिए था, इन्हें हमारा जनप्रतिनिधि होना ही नहीं चाहिए था। तो दुष्टतापूर्वक इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी वैसे ही है कि दुष्ट लोगों को ही टिकट देती है, अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देती है। तो इन्होंने पूरी व्यवस्था को जकड़ लिया है। ये बात हमको कहीं ना कहीं तो समझना पड़ेगी। तो मैं जो मूल मुद्दे की बात कह रहा था कि इन्होंने संविधान के विरुद्ध कानून घुसेड़ दिए, इन्होंने जो है देश का इतिहास बदल डाला, इन्होंने असंवैधानिक कृत्य किए, लोगों से जो है ना घृणित तरीके से चीजें छिपा के रखी। इनका चरित्र पूरी तरह से घृणित रहा है, दोषपूर्ण रहा है, और देशद्रोही यदि कहा जाए तो वो भी बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोटा मोटा देखें तो सेल्फ सेंटर्ड थे, हमेशा अपने बारे में सोचा, दूसरे के बारे में नहीं। सेल्फ सेंटर्ड होना तो हर व्यक्ति की टेंडेंसी है, लेकिन अगेंस्ट द नेशन, अगेंस्ट द जो है ना आवर ओन फेलो सिटीजन, यदि आप निर्णय देते हैं तो एक कुत्सितता में आएगा, दिस विल बी एक कॉन्स्पिरेसी में आएगा, ये आपराधिक कृत्य में आएगा, ये देशद्रोह में आएगा। वो आपराधिक कृत्य इसको समझते नहीं है, वो समझते हैं इट इज नहीं माय राइट। वो समझे, वो तो खुद ही अपराधी है तो क्यों समझेंगे? वो क्यों समझेंगे ये बताइए ना, वो बिल्कुल नहीं समझेंगे। और वो जो है आपको देखिए, बताइए आपने कितनी मूवी और कितनी जगह देखा है कि जो है ना वो कहता है कि हमारे नाका को वोट देना, नहीं तो मैं आके आपकी हड्डी बसली तोड़ दूंगा। ये स्थिति बनी हुई है। लोग, यही कारण है कि लोग अब जेल से जीतते हैं। तो इन्होंने तो ये व्यवस्था पैदा करके रखी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना दिया, इन्होंने इकोसिस्टम ऐसा कर दिया है, एंड दे आर द प्रमोटर ऑफ दैट इकोसिस्टम। तो अपन अब लौट के आते हैं कि जो विद्वान लोग हैं
वो इतने खुदगर्ज हैं कि उन्होंने देश की जनता को ना तो ये बताया कि इतिहास बदल दिया गया, ना उन्होंने ये बताया कि आर्टिकल 35A जो है ना संविधान की व्यवस्था के विपरीत कैसे घुस गया, ना उन्होंने जो है फंडामेंटल राइट्स का रात दिन जो है ना वायलेशन हुआ, ना उसका बताया। जो कानून जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के विरुद्ध बनाए गए, कम से कम जो है ना वो संविधान के दिशा निर्देश थे। तुम्हें यदि उनका पालन करने में कोई दिक्कत हो रही थी तो कोई बात नहीं है, कम से कम उसके दिशा निर्देश के विरुद्ध तो कार्रवाई नहीं करते। तो दुष्टतापूर्वक इन्होंने वो कार्रवाई की है। तो जो विद्वान लोग हैं ये अपने लाभ के लिए जीने वाले खुदगर्ज प्राणी हैं। तो ऐसे विद्वान हैं जो देश के लिए जीना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और यदि वो अपनी मेहनत से चंद्रगुप्त बनेंगे, क्योंकि मैथिली चंद्रगुप्त किसी को चंद्रगुप्त नहीं बना सकते। क्लियर? तो वो मेहनत करें। अब यदि एज्यूम करिए विद्वान जो है ना खुदगर्ज बने रहना चाहते हैं, अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते हैं, अपने पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट चाहते हैं, और फिर कहेंगे साहब उनको चंद्रगुप्त तो कौन बनाएगा? ठीक है। फिर जो है ये जो चंद्रगुप्त, जो कि हो सकता है कि उतने ज्यादा विद्वान ना हो, हम इन विद्वानों को उनके चरण सेवक बना देंगे, राइट? और वो जो है ना 21 लाख आज भी यही हो रहा। नहीं, वो 21 लक्षों से बने होंगे। आज के दुष्ट तो जो है ना 21 लक्षों के क्या उनके वो सपने का हिस्सा भी नहीं है। वो तो उन्हें मालूम पड़ जाए तो उसको ध्वस्त करने में लग जाएंगे। तो दोनों में फर्क है। अभी वो दुष्ट लोगों के चरण सेवक हैं, फिर वो देश प्रेमियों के चरण सेवक होंगे, जिनके अंदर ज्वाला होगी कि हमें 21 लक्षों के साथ जो है ना इस देश को बदल देना है। तो चाहे उनके अंदर वो विद्वत्ता ना हो जो इन विद्वानों के अंदर है, लेकिन देशभक्ति और देश प्रेम इन लोगों से 100 गुना ज्यादा होगा। और विद्वान लोगों क्या है, किराए के टट्टू है, उनको बुला लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? We will hire their services। और जब जो है चाणक्यों की फौज है जो बताइए ऐसा ऐसा करना है, 3 दिन में ऐसा करके लाओ, फिर उसमें डिबेट करेंगे नहीं तुम्हारा ये रिफाइनमेंट करो, तो वो कर देंगे, नहीं तो कोई दूसरा कर देगा, नहीं तो मैथमेटिक्स खुद अपने ही बना लेंगे, क्या दिक्कत है? जब जो है हम 53 यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो करके इतने सारे विद्यार्थियों को सीधे मोटिवेट करके टेक्नोलॉजी डिजाइन कर सकते हैं, 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कर सकते हैं, तो अब तो हमसे हमारे सीमा के बाहर कुछ बचा ही नहीं होगा। फिर तो आपके पास शक्ति भी होगी करने के लिए, फिर क्या प्रॉब्लम है? देश में तो क्षमता की कमी नहीं है। देश में इकोसिस्टम नहीं दिया जा रहा है, तो वो इकोसिस्टम बदल जाएगा। क्षमताएं तो असीमित। और दूसरी बात है कि यही मशीनरी ये बदल जाएगी। जो अंग्रेजों के आदेश मानने से, तो रॉ मटेरियल तो कहता है कि साहब इसमें है दम, जो अंग्रेजों के आदेश मानने से मना कर सकती है, वो इन दुष्ट राजनेताओं के भी आदेश मानने से मना करेगी। उसको एक बार फ्लेवर तो मिल जाए कि साहब ऐसा हो रहा है। तो अब हम आपका जो सवाल था कि सब विद्वान वाला, तो विद्वत्ता या किराया वो नहीं है, आपकी सोच, शक्ति और कमिटमेंट वो इंपॉर्टेंट रखता है। और यदि दुष्ट विद्वान इतने स्वार्थी और खुदगर्ज हैं, तो हम उन्हें इन कम विद्वान लोगों का चरण सेवक बना के वही काम उनसे करा लेंगे, विद्वान लोगों से। और फिर जब चाणक्यों की टीम है तो ये विद्वान कहाँ जाएंगे भाग के? इनको घेरने के लिए हमारे पास जो है ना ढेर सारे टूल्स हैं, हम इनको घेर के जो है ना जो काम कराना होगा करा लेंगे। ये चाणक्यों की टीम आइडेंटिफाइड है लोग? नहीं, देखो जो कैपेबल है और कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो आके कहे कि साहब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, हो गई टीम। तो ढेर सारे लोग जो काम कर रहे हैं उनसे बातें हो रही हैं, काम कर रहे हैं, कोई अभी टीम का हिस्सा है, कोई आने वाली टीम का हिस्सा बनेंगे, कोई जब जो है ना आप सत्ता में आ जाएंगे तब टीम का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो कभी भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है उससे? अल्टीमेटली जब आप सत्ता में होंगे तभी तो आप इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में आएंगे, क्योंकि उसी को हम लोगों को स्ट्रक्चर को रिफाइन करना पड़ेगा। देखिए वो स्ट्रक्चर जो है, वंस आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं तो स्ट्रक्चर को रिफाइन करते जाइए। आपने जो भी उस समय उचित लग रहा है उसको आपने कर दिया, तो फिर देन जो है ना उसके फर्दर रिफाइनमेंट की कार्रवाई करो। देखो एक मेरे बड़े व्यक्ति ने, नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या वो भगवान है? तो हमने कहा हाँ सब हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैथिली ये बताओ कि यदि वो भगवान हैं तो वो किसकी आराधना, किसकी समाधि में रहते हैं? अब मैथिली चंद्रगुप्त चारों खाने चित्त हो गए उनके सामने। उन्होंने हमारी दुविधा को समझा, तो ही केम टू फॉर माय रेस्क्यू। ही सेड कि मैथिली नोबडी इज ए परफेक्ट गॉड, तो एवरीबडी इज इन जर्नी ऑफ द गॉडलीनेस। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी दे आर कंटिन्यूसली रिफाइनिंग देमसेल्फ इन द जर्नी ऑफ द गॉडलीनेस। तो जब भगवान अपने आप को रिफाइन कर रहे हैं तो आप पहले से बना बनाई चीज और कहेंगे साहब यही पूरा सार्वभौमिक सत्य है। जस्ट
सार्वभौमिक सत्य वो नहीं होगा, इट हैज टू बी रिफाइंड कंटिन्यूअसली बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस। वो दैट इज द मेन प्रोसेस, बिकॉज जब तक हम डे टू डे कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। हम तो ये कह रहे हैं कि 6 महीने के पहले भी हमको लगेगा कि इसमें ज्यादा रिफाइनमेंट की जरूरत है, तो हम उस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करके नया ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे, बिकॉज इट इज डोमेस्टिक डॉक्यूमेंट, उसके अंदर कोई किसी ने दिया नहीं बाहर से, वो हमारा बनाया हुआ है, तो हम लोग अपने आप ही कर सकते हैं। करेक्ट। और जब ये ढेर सारे चंद्रगुप्त जो चाणक्य जो है अपना वैल्यू इनपुट देते जाएंगे, जब लगेगा कि हम एक क्रिटिकल रिलेशनशिप पे आ गए हैं, क्योंकि आदर्श एग्जिस्ट नहीं करता है। यू, मी एंड एवरीबडी इज इवॉल्विंग। नेचर में कोई चीज स्टैटिक नहीं है। यू एंड मी, हमारी बॉडी के हर सेल जो है ना 45 दिन में बदल जाता है, तो टोटल डायनामिक सिस्टम रहेगा। तो टोटल डायनामिक सिस्टम नहीं, मैं कह रहा हूँ नेचर इटसेल्फ इज डायनामिक। तो कोई चीज स्टैटिक यदि आप कंसीव करेंगे तो वो कुछ समय बाद जो है ना ऑब्सोलीट हो जाएगी। यदि कंटिन्यूसली इवॉल्विंग होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अपने से वापस निकलते हैं। तो चंद जो आपके विद्वान हैं उनकी विद्वत्ता उनके पास छोड़ते हैं। हालांकि मैं सभी विद्वानों से देश हित और जनहित में अपील करता हूँ कि आपकी जो सदस्य सोच है तो सदस्य के रूप में, और यदि आप चंद्रगुप्ती सोच रखते हैं तो चंद्रगुप्ती सोच के रूप में जुड़ जाइए। क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। इससे जुड़ने में ना तो कोई कानूनी दिक्कत है, ना किसी कंडक्ट रूल की दिक्कत है। तो इवन आज जो विद्वान व्यवस्था में बैठे हुए हैं, आज जो विद्वान जो है शासकीय सेवा में बैठे हुए हैं, वो विद्वान जो है भी जुड़ सकते हैं बिना किसी वायलेशन, राइट। और जो कुछ भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट करने के लिए उनका स्वागत है। अब हम आते हैं चंद्रगुप्त की व्यवस्था पे वापस। तो जो चंद्रगुप्त हैं, इन्हें चंद्रगुप्त कौन है, तो पहले मैं सदस्य को थोड़ा सा और एनालाइज करता हूं। जैसे ही सदस्य एक व्यक्ति को जोड़ता है तो उसे मोहल्ला अधिकारी बना दिया जाता है। जैसे ही वो 3 को जोड़ता है तो उसे टाउन अधिकारी बनाते हैं। जैसे ही 5 को जोड़ता है उसे ब्लॉक अधिकारी बनाते हैं। जैसे ही 10 को जोड़ता है जिलाधिकारी बनाते हैं। जैसे ही 50 को जोड़ता है उसे राज्य अधिकारी बनाते हैं। जैसे ही 100 को जोड़ता है वो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाता है। ये व्यवस्था है आज। तो आप ये कहेंगे साहब ये अधिकारी क्या होता है, इससे क्या कोई अधिकार है क्या? तो ये 2 कामों के लिए है। एक तो टू कीप मेंबर्स मोटिवेटेड कि उनका जो काम है इट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एंड इट इज बीइंग डन। क्लियर? एक उसके पीछे मकसद ये है। और दूसरा मकसद उसका ये है कि हर व्यक्ति में ये विश्वास जागृत करना कि आपको अपने हक के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। व्यवस्था खुद संज्ञान लेके करती रहेगी और यही व्यवस्था जब आप चंद्रगुप्त बनेंगे तब भी होगी। तो जब आप 100 लोगों को जोड़ के आगे बढ़ेंगे या सदस्य जब संकल्प को पूरा करके आगे बढ़ेंगे तो आपकी चंद्रगुप्ती यात्रा प्रारंभ हो गई। अब हमने उसको थोड़ा सा और कहा है कि भाई इसको थोड़ा सा लेट्स डू इट प्रॉपरली। तो हम अपनी क्वालिफिकेशन देख लें कि जहाँ के हम चंद्रगुप्त यदि विधायकी चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं तो वहाँ की वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, ठीक है ना। हमें फॉर्म बनना है तो एक संकल्प भर दीजिए। तो विधायकी स्तरीय जो जिस स्तर का आप संकल्प लेना चाहते हैं वो संकल्प ले लीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको प्रयास करना है और प्रयास केवल एक ही है कि आपके अपने प्रभाव क्षेत्र में जो हमने सदस्य की शपथ ली है लगभग उसी गाइडलाइंस के आधार पर इसमें हमने 16 बाह्य विधाएं दी हैं जिसके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रकाशित हैं। तो उसमें हमने किसानों को, मजदूरों को, हमने उनको दलित नारायणों को जो आजकल स्लम एरिया में रह रहे हैं उन लोगों को जोड़ने का भी बाह्य विधा में रखा है। तो हमारे चंद्रगुप्त उन लोगों के पास पहुंचे, उनको जागृत करें, उनको जोड़ें। ऐसी 16 विधाएं हैं जिसमें संत समाज को भी रखा गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम और आपका तो जो मोक्ष है वो बिना जन कल्याण के भी संभव है अपने अपने कृत्य के कारण। लेकिन संत समाज का मोक्ष तभी मिलेगा जब वो जन कल्याण करेंगे। लिहाजा सब संत समाज को अपना कल्याण करना है, अपना मोक्ष प्राप्त करना है तो वो उन्हें जन कल्याण में लगना ही पड़ेगा। तो क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि भैया आपका जन कल्याण हो जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा और आपके सहयोग से हम जन जन तक पहुंच पाएंगे और हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो हमारा कल्याण भी आपके खाते में जुड़ जाएगा तो संत समाज भी जुड़े। तो इसमें वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, अर्थशास्त्री सभी को बाह्य विधाओं में रखा गया है
और उनको जोड़ने का पूरा जो है ना एक व्यवस्था है, जिसके ऊपर बाकायदा डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। हालांकि उस पर चर्चा कभी कम हुई है। अगली चर्चा अपन 16 बाह्य विधाओं के और 5 अंतर विधाओं के ऊपर करेंगे, लेकिन अभी इसको फिर से समेटने की कोशिश करते हैं। तो चंद्रगुप्तों को संगोष्ठियां लेना है। संगोष्ठी कहाँ लेना है? जो उन लोगों को जानते हैं। तो पहले से प्लान कर लें कि आज मैं 4 लूंगा, 5 लूंगा, 3 लूंगा, 1 लूंगा, और उसको फोन कर दो कि भैया मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। जैसे सदस्य कर रहे थे वैसे आपको करना है, कई जगह इकट्ठे कर जाए, वैसे रजिस्टर रख लीजिए। बस उनका 90 लोगों तक सीमित था, आप कंपटीशन में हैं। तो जिस दिन, जैसे एज्यूम करिए अभी क्राइम फ्री भारत ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के में जो है अपने चंद्रगुप्तों को उतारने के लिए निर्णय ले लिया है, तो ये चंद्रगुप्त जो है ना कब बनेंगे? क्योंकि सभी लोग चंद्रगुप्त यात्रा में हैं। एक विधायक क्षेत्र से 1000 लोग भी संकल्प ले सकते हैं, 1 लाख लोग भी संकल्प ले सकते हैं, राइट? तो कोई सीमा नहीं है, जिसके मैक्सिमम होंगे। तो जिस दिन चुनाव नोटिफाई होगा, जिस दिन चुनाव घोषित होगा, उस दिन जो है सिस्टम 230 लोगों पर मध्य प्रदेश में लाइन खींच देगी जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा है। दैट इज ओनली सिंगल क्राइटेरिया, और उसी क्राइटेरिया के तहत उनको टिकट मिलेगा। उसी क्राइटेरिया के तहत वो जो है ना बिना चुनाव किए जीत जाएंगे, और उसी सिंगल क्राइटेरिया के माध्यम पे वो मंत्री, मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो मंत्री भी बनेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने उनकी दिमागी शक्ति को जो है ना इसमें क्राइटेरिया नहीं बनाया है। अभी हम इस सेकंड उसमें जब जा रहे हैं, जब जो सेकंड रिफाइनमेंट हम जो 2024 में लाएंगे, 2029 में लाएंगे, उसमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा। उसमें जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से अलग हो जाएंगे। उस समय जो है ना सिलेक्शन होम मिनिस्टर का नहीं, मतलब मिनिस्टर का नहीं होगा, होम मिनिस्टर का होगा। तो जो व्यक्ति होम मिनिस्टर बनना चाहता है, ही हैज टू कम आउट विद एक्शन प्लान कि वो होम मिनिस्टर क्यों होना चाहिए, और फिर लेजिस्लेचर उसे सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे, और जैसे ही वो इलेक्ट हो करेंगे, दे विल सीज टू बी द लेजिस्लेचर। वो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से उन मुद्दों पे अपन बात ना करें, क्योंकि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द 2024 स्ट्रेटेजी, दे आर पार्ट ऑफ द 229 स्ट्रेटेजी। क्योंकि तब जो है ये पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा और खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, जहां पर खर्च करना अपने आप में एक संज्ञेय अपराध होगा। तो आप खर्च स्टेट फंडेड नहीं होगा, खर्च करने की इजाजत ही नहीं होगी। अच्छा, एक मिनट अभी अपन चंद्रगुप्त वाली बात अपना कंप्लीट कर लें, देन वी विल कम ऑन दैट, राइट? तो चंद्रगुप्तों को अपने लोगों के बीच में जाना है, अधिक से अधिक संगोष्ठी करना है, और दौड़ में ज्यादा तेज लगना है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति एक बार जिससे जुड़ जाएगा, देन हिज वोट इज नॉट ट्रांसफरेबल, राइट? तो वो जैसे जो करिए कि हमने जोड़ लिया और उस व्यक्ति को आप भी जानते हैं, और आप बाद में पहुंचेंगे तो वो कुछ भी कर ले, सिर्फ फोड़ ले, लेकिन वो जब भी उसका वो आएगा तो मेरा ही नाम दिखाई देगा, आपका नाम नहीं दिखेगा उसमें, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है, ये चीज भी हमारे हित में जा रही है कि वो आपको एग्रेसिवली आप डिले नहीं कर सकते हैं। तो जो काम आपको परसों करना है भैया, वो आज कर लो। यदि आप 2-2 संगोष्ठी कर रहे हो तो 10 संगोष्ठी आज से ही करो, क्योंकि यदि आप नहीं जोड़ पाए तो कोई दूसरा खाते में चला गया तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक बात है। तो ये देखा जाए तो हमारे फेवर में जा रहे हैं। अब जिस दिन चुनाव घोषित होगा, उस दिन जो है, जो ऊपर के 230 लोग मध्य प्रदेश में होंगे, वो मध्य प्रदेश के विधायकी चंद्रगुप्त घोषित हो जाएंगे, राइट? और राजस्थान में 200 लोग होंगे, और छत्तीसगढ़ में 90 लोग होंगे। तो वहां अलग अलग 3 मेरिट लिस्ट होंगी। अब क्राइम फ्री भारत मिशन एक मिशन है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो मिशन ने एक पार्टी से अनुबंध कर लिया है, और चूंकि पार्टी का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, हम उसे जानबूझ के गोपनीय रखेंगे। तो वो राजनीतिक पार्टी खुद जाके हाथ जोड़ते हुए कहेगी कि मुझे एक सूची मिली है चंद्रगुप्तों की, आपने अपने आप को चंद्रगुप्त जो है ना स्थापित किया है, तो मिशन ने कहा है कि एक तो आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दे दें, और दूसरा उन्होंने कहा है कि आपको टिकट दें। तो ये टिकट का है, तो टिकट भी आपको मिल जाएगा, और आप चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी आपको मिल गया। अब अज्यूम करिए कि कोई चंद्रगुप्त कहता है कि नहीं साहब, मुझे जो करना था, मुझे सिस्टम अच्छा लग रहा था, कर रहा था, लेकिन मुझे टिकट विकेट नहीं चाहिए, तो मेरिट लिस्ट एक नीचे चली जाएगी। मतलब हमें तो 230 लोगों को टिकट देने ही देना है। तो यदि 5 लोग बाहर चले जाएंगे तो हम 235 नंबर पर तक जो होगा उस तरह का मेरिट लिस्ट चली जाएगी। यदि एज्यूम करिए 50 लोग ऐसे निकल गए जो कहते हैं कि नहीं साहब, मुझे जो है ना विधायकी टिकट नहीं चाहिए, विधायकी चंद्रगुप्त हमें नहीं बनना है, हम चंद्रगुप्त तो बन गए, सर्टिफिकेट भी हमें मिल गया है, लेकिन हमें आपका टिकट नहीं चाहिए,
ठीक है ना। तो मेरिट लिस्ट उतनी नीचे चली जाएगी, हमारा कट ऑफ पॉइंट उतना नीचे चला जाएगा, जो चंद्रगुप्त होंगे उनको हम दे देंगे, ठीक है ना। अब जो है देखो इस पावरफुल व्यवस्था कैसे ये जो है ना काम करेगी, बिना खर्च किए हम कैसे 100 करोड़ से ज्यादा होंगे। तो मैं उसको कई बार समझा चुका हूं, लेकिन आज दर्शकों के लिए एक बार फिर से समझाता हूं कि यदि हम ये माने कि मैथिली शरण गुप्त ने आज ही एक कार्यक्रम चालू किया और दल्लेलाल साहब वाज द नंबर 1 और 8 और लोगों को हमने बातचीत की और उनको ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथकृत किया, तो आज शाम तक हम 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और ये 10 के 10 ऊर्जाकृत हैं, संकल्पित हैं, शपथकृत हैं और उन्होंने संकल्प लेके रखा है कि 9 दिन तक वो 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, तो वो दूसरे दिन 10-10 लोगों को जोड़ के 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़, राइट। अब इसमें कुछ लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, उन्होंने कहा साहब जो है ना आदमी बड़े अलग अलग तरीके के होते हैं, ये मैथमेटिक्स के फार्मूले से नहीं चलते हैं। तो हमने कहा कि अच्छा मैं इस बात को जरा उल्टे ढंग से समझाता हूं, शायद आपको सरल लगे। तो मैंने उनको कहा कि देखो इस मॉडल में 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं, तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग चूंकि 9वें दिन जुड़ रहे हैं और 10वां दिन है नहीं, तो 90 करोड़ लोगों को खुद को जोड़ना है, उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। उनके खुद के जुड़ने मात्र से 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो भाई साहब खुद को जोड़ना बहुत कठिन है क्या? यदि आप आज चीज समझ गए हो तो खुद को तो जोड़ ही सकते हो। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ का तो खाता कंप्लीट हो गया। अब हमने कहा कि जो 8वें दिन 90 लाख लोग 10-10 को जोड़ के 9 करोड़ हो रहे हैं, तो वो 90 लाख लोग और ये 10-10 को जोड़ा तो उन्होंने 9 करोड़ हो गए, राइट। तो ये 9 करोड़ और 9वें दिन के 90 करोड़, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें सुविधा के लिए, तो 99 करोड़ लोग 99 करोड़ को जोड़ रहे हैं 2 दिन में, राइट। इस प्रकार यदि पति अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को या किसी एक अन्य व्यक्ति को जोड़ लेते हैं, तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा होगा, राइट। अब आप ये मुझे बताइए, क्या पति पत्नी को या पत्नी पति को या किसी भी एक बच्चे को या किसी एक व्यक्ति को जोड़ना क्या बहुत कठिन है? नहीं। 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो गया है, बहुत आसान है ना। डू यू एग्री विद दैट? रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई। अच्छा चलिए, अब अपन जो है ना फिर से मैथिली शरण गुप्त के पास आते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त अकेले को 9 दिन है, वो 90 लोगों को जोड़ेंगे, एक व्यक्ति को। और यहाँ आपका सदस्य संकल्प क्या है? क्या हर कोई 90 को जोड़ रहा है? इस मॉडल में केवल एक व्यक्ति को 90 व्यक्तियों को जोड़ना है। किसको? मैथिली शरण गुप्त अकेला एक व्यक्ति, राइट। जो आर के दल्लेला जी जो कि पहले दिन जुड़े हैं, उनके पास 8 दिन बचे हैं। तो 9 व्यक्ति, मात्र 9 व्यक्तियों को 80-80 लोगों को जोड़ना है। कितनों को? मात्र 90, सॉरी मात्र 9 लोगों को 80-80 लोगों को जोड़ना है। और जो दूसरे दिन जुड़ेंगे वो 90 लोग होंगे, उनके पास 7 दिन बचेंगे, तो उन्हें 70-70 लोगों को जोड़ना है। तो 90 लोग नहीं, संख्या पे ध्यान देना ना। एक व्यक्ति को केवल 90 को जोड़ना है, 9 लोगों को केवल 80-80 को जोड़ना है, 90 लोगों को केवल 70-70 को जोड़ना है, राइट। 900 लोगों को केवल 60-60 को जोड़ना है और केवल 9000 लोगों को 50-50 को जोड़ना है। केवल 90,000 को 40-40 को जोड़ना है, 9 लाख को जो है ना 30-30 को जोड़ना है, 90 लाख को 20-20 को जोड़ना है और 9 करोड़ को 10-10 को जोड़ना है और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो बहुत आसान हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट। तो फिर सामने वाले ने 2 क्वेश्चन मुझे और दाग दिए, जिनका जवाब देंगे तो ये आंसर पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा सर हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो हमने कैसे लेट हो गए? बोले साहब 1947 तक अब तक कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी का जो अंधभक्त बन गया है, कोई ना किसी का कार्यकर्ता बन गया है, तो दे आर नॉट अवेलेबल, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ये तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले कैसे साहब? मैंने कहा भाई देखो, जो कार्यकर्ता हैं, जो अंधभक्त हैं, वो अंधभक्त और कार्यकर्ता उसी शिद्दत से बने रहें और वो जो भी काम कर रहे हैं वो उसी शिद्दत से करते रहें, राइट। तो वो दरी बिछा रहे हैं या कुर्सियां लगा रहे हैं या पोस्टर लगा रहे हैं या होर्डिंग लगा रहे हैं या
आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं या पोलिंग बूथ की ड्यूटी दे रहे हैं या लोगों को घर से निकाल के पोलिंग बूथ पर ले जा रहे हैं, जो वो आज कर रहे हैं उसी शिद्दत के लिए जिस पार्टी के लिए करना चाहते करते रहे, हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जब आप चंद्रगुप्त बन जाएंगे उस समय कोई टिकट देने आपके पास पहुंचेगा, तब आप उस पॉलिटिकल पार्टी के, तो पूरे मध्य प्रदेश में केवल 230 लोग उसके पार्टी के सदस्य बनेंगे, क्योंकि वो लीगल रिक्वायरमेंट है, राइट? केवल 230, बाकी लोग क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य कोई नहीं, ठीक है ना? तो यदि कार्यकर्ता जिनके साथ ये राजनेता रोज धोखा दे रहे हैं, जो इतनी कर्मठता से लगे हुए हैं, उनको नजरअंदाज करके ये जो ज्यादा पैसा दे रहा है, जो अपराधी है, जो बाहुबली है, जो दल बदलू है, या इनके आकाओं या खुद की जो है कुसंस्कारित औलादें हैं, इनको टिकट दे रहे हैं, तो ये टिकट उन कर्मठ कार्यकर्ताओं के से दगाबाजी करते हुए, उनके साथ विश्वासघात करते हुए दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो हम उनसे कह रहे हैं कि चाहे आप अंधभक्त बने रहो, चाहे कुछ बने रहो, क्राइम फ्री भारत मिशन जो 21 लक्ष्य कह रहे हैं, उसके बारे में आप सहमत हैं क्या? यदि हैं तो जुड़ जाइए, अच्छे देश के लिए जुड़ जाइए, और हम आपकी सनिष्ठा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे। आप उसी सनिष्ठा से जिस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, उसके जो कुछ भी आप कर रहे हैं करते रहें, लेकिन कहेंगे हम देश के लिए इस मिशन से भी जुड़ेंगे और बाकी बात बाद में देखेंगे, ठीक है ना? यदि मान लो वो जब ये यात्रा करते करते जो है ना लोगों की संगोष्ठी लेते हुए यदि उसकी चंद्रगुप्ती सोच है, तो वो चंद्रगुप्त बन गया उसमें, राइट? अब उसके पास ऑप्शन है कि हमारा तो जो है ना पार्टी उसके पास हाथ जोड़ के पहुंचेगी कि भाई साहब आप चंद्रगुप्त बन गए, ये टिकट ले लीजिए। अब उसके ऑप्शन के ऊपर है, वो कहेगा नहीं मैं तो भाजपा का सदस्य हूं, मैं तो उसी के टिकट पे जाऊंगा, वो भी हमें टिकट दे रहे हैं। तो पहले तो 99% संभावना है कि वो भाजपा उनको टिकट देगी, राइट? यदि वो 1% में आ गए और उनको टिकट मिल जाता है तो ठीक है, अब हम आपके विवेक पे छोड़ते हैं। वहां पर आप पैसे दोगे तब टिकट मिलेगा, वहां पे आप बहुत करोड़ों में पैसा खर्च करोगे, कत्ल की राज जैसे घृणित काम करोगे तब जीतोगे, और इस बार तो आपको जीतना ही नहीं, तो वो टिकट आपके लिए निर्मूल है। लेकिन मैं आपके विवेक पे छोड़ रहा हूं, जो आपको उचित लगे वो करिए, क्योंकि आपने उसी श्रद्धा से उनकी दरिया बिछाई है, आपकी श्रद्धा में तो कोई कमी नहीं आई है। और हर भारतीय को क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्ष्यों का स्वप्न देखना ही चाहिए, हर भारतीय को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? क्या कहते हैं? तो बोले हाँ साहब ये ठीक है, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए करिए, आप लोग एजुकेट करिए। और हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है, कार्यकर्ता तो ये महसूस कर ही रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिल रहा है, वो तो आवेदन लगा रहा है तब भी उनको टिकट नहीं दे रहे हैं। और अब जैसे मान लो भोपाल का देख लें, तो साध्वी प्रज्ञा जी जो हैं उनमें क्या काबिलियत थी? सिर्फ सी वाज विक्टिम ऑफ द दिग्विजय सिंह, तो उनको दे दिया टिकट। तो जो कर्मठ लोग इतने समय से लगे हुए हैं, उनको तो हितों को वो किया है। तो ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनकी कहीं ना कहीं टिकट पाने की लालसा है, और उन्होंने उसके लिए लगातार प्रयास किए हैं, विनय अनुनय किए हैं, इन दुष्टों ने उसे नजरअंदाज किया है, विश्वासघात किया है। कम से कम उनकी ये अभिलाषा यहाँ तो पूरी हो जाएगी यदि वो चंद्रगुप्ती मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत तो कुछ भी नहीं होगा, राइट? तो अब इस शर्त में तो चंद्रगुप्तों को, उनको कार्यकर्ताओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर मैंने अपनी तरफ से कहा कि एक और प्रॉब्लम है जो आप नहीं परसीव कर पाए। तो साहब क्या है वो प्रॉब्लम? मैंने कहा विद्वानों की प्रॉब्लम, जो आपने क्वेश्चन पूछा था। तो जो हमारे विद्वान हैं वो बहुत विद्वान हैं, लेकिन साथ ही वो बहुत स्वार्थी और खुदगर्ज हैं। तो जो विद्वान राष्ट्रीय भक्त हैं वो तो चंद्रगुप्त बन जाएंगे वैसे जैसे उनको मालूम पड़ेगा, उनको लगेगा तो बहुत अच्छी बात है, तो खट से बन जाएंगे। अब लेकिन जो जो विद्वान बहुत खुदगर्ज हैं, जो अपने छोटे से लाभ के लिए, छोटी सी प्लेसमेंट और पोस्टिंग के लिए अपने आप को बेचने के लिए तैयार हैं, अपने आप को चरण सेवक बनाने के लिए तैयार हैं, वो विद्वान लोग आपकी झांसी में नहीं आते। तो आप उन्हें पत्थर मान के छोड़ दो। और हमने उनको समझाया कि इन विद्वानों को जैसे ही समझ में आ जाए कि ऐसे विद्वान हैं जो खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं, अपने भले के लिए जीते हैं, मैंने कहा इनसे संवाद मत कंटिन्यू करना। क्यों? क्योंकि उनमें बुद्धिमत्ता है, वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, वो आपके दिमाग में भय डाल देंगे,
वो कहेंगे कि तुम जानते नहीं हो, अभी तुम्हारे घर में जो है ना पुलिस आएगी, तुमको साला पटक पटक के मारेगी, तो आप करके काय को पचड़े में फंसना है। तो विद्वान 2-3 तरीके से घातक है। एक तो वो भ्रम फैला सकते हैं, क्योंकि उनमें वो विद्वता है, वो जैसे आप देखते हैं ना कि डिबेट होती है, आप जानते हैं कि दूसरे पक्ष के 25 पॉइंट हैं, लेकिन आप वही बोलते हैं जो आपको बोलना होता है। तो ये विद्वान वही बोलेंगे जो वर्तमान व्यवस्था में। यदि आप वैसे सांझे में नहीं आएंगे तो आपको डराएंगे, आपको मालूम नहीं उसके पैर तोड़े थे, फलाना कर दिया था, ये कर दिया था, अभी आपके ऊपर ईडी की छापा पड़ जाएगी। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा भी कि साहब मुझे डर लग रहा है कहीं ईडी वीडी का ये ना हो जाए। तो मैंने कहा इतने सारे लोगों में ईडी कितने को छापा मारेगी, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही ईडी को ये मालूम पड़ेगा कि चंद्रगुप्त का कॉन्सेप्ट जा रहा है, क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बढ़ रहे हैं, तो भय व्याप्त हो जाएगा उस मशीनरी में। वो इन राजनेताओं के कहने पर भी नहीं करेंगे, वो वही काम करेंगे जो न्याय कहेगा। जो उनके पास रिपोर्ट्स आएंगी, इंटरनल रिपोर्ट्स, उसको भी नजरअंदाज करेंगे। यदि उसको लग रहा है कि आप थोड़ा से गलत भी हैं, लेकिन अभी आप क्राइम फ्री भारत और उसकी सदस्यता में बढ़े हुए हैं, तो उनको कहेगा कि चलो 2024 के बाद निपट लेंगे यार, अभी काम करने दो इसको। भाई उस समय राष्ट्रभक्त जो है, इनकी नजरों में तो बहुत सारे जो ना अपराध करते रहते थे, राइट। इन्होंने तो बाहर निकलो तो अपराध, ये करो तो अपराध, वो करो तो अपराध, तो आपकी भाषा में तो अपराध थे। लेकिन जो बहुत सारे देशभक्त पुलिस वाले थे वो उसको इग्नोर करते थे। कई लोगों ने तो भगाने में भी मदद किया। मतलब ऐसे अच्छे एक से एक उदाहरण है। इवन जो ट्रक ड्राइवर था जिसने सरदार भगत सिंह की डेड बॉडी नहीं थी तो दफना देते किनारे पे, उसको जो है ना, उनको तो ऑलरेडी था कि जला के आ जाओ कहीं पे भी नदी के किनारे। वो एक व्यक्ति जो ट्रक ड्राइवर था जो वहाँ रोज सब्जी लेके जाता था, उसको कुछ शक हुआ। फिर उसने अपने तरीके से पूछा कि क्या लटक रखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि साहब सरदार भगत सिंह की वो है। तो उसने कहा कि चलो मैं जो है ना लकड़ी वकड़ी की व्यवस्था आपके लिए करता हूँ। वो लकड़ी के बहाने गया और उसने सब कुछ बता दिया। तो व्हाट आई इंटेंड टू से कि ये जो जिन लोगों से आप डर रहे हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हो, जैसे ही उसे ये महसूस होगा कि आप एक सत्ता के केंद्र बनने जा रहे हैं, वो इनके आदेश मानने से इनकार कर देंगे, वो तटस्थ कर हो जाएंगे। और यदि आपसे कोई छोटी मोटी गलतियां भी हुई हैं तो कुछ समय के लिए उसे वो होल्ड करेंगे, कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे कि देख लें यार 2024 की हवा देख लेते हैं। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात को मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो विद्वान खुदगर्ज हैं, यदि आपको समझ में आ जाए कि विद्वान खुदगर्ज हैं, उन्हें क्राइम फ्री भारत या 21 लक्ष्यों से कोई लेना देना नहीं है, वो अच्छे डिसीजन मेकर भी नहीं हो सकते, क्योंकि आर्गुमेंट्स उनके पास इतनी ज्यादा चीजें हैं कि दे कैन नॉट। नहीं, डरा तो सकते ही है, बस डरा सकते हैं। देखिए आजकल हर आदमी पचड़े में नहीं फंसना चाहता है, राइट। आदमी इस महंगाई के मामले में बड़े मुश्किल से जी रहा है, तो वो पचड़े में नहीं फंसना चाहता, वो डरा हुआ है। उसके पुराने एक्सपीरियंस बहुत खराब है, उसके ऊपर झूठे मुकदमे लादे गए हैं, मारा गया, फलाना किया गया, तो वो जो ये डर है वो एकदम इमीडिएटली इग्नाइट हो जाता है, उसे लगता है। और फिर जो है ना, यदि मान लो बाई चांस उसके बच्चे बीवी सुन रहे हैं तो वो कहेंगे अरे भाई साहब ठीक तो कह रहे हैं यार, तुम साला दिमाग खराब हो गया तेरा, गाय को चल चुप बैठ। क्या वो मैथिली से खुद बचाने आएंगे क्या? अरे समथिंग लाइक दैट, मतलब जो जिस जैसा है। तो हमें विद्वानों से बचना है, और जो विद्वान राष्ट्रभक्त होंगे वो तो आपकी टोली में पहले आ जाएंगे, और उनकी अपनी सोच के हिसाब से वो सदस्य भी बन जाएंगे और वो भी बन जाएंगे। और आप उनको वो मौका भी दे रहे हैं कि वो अनिर्णय की स्थिति में अपना समय है। तो मुझे लगता है इससे डेमोक्रेटिक कोई प्रोसेस नहीं है। अब आप कोई समझ में आ गया है कि आप सदस्य से 90 लोग जोड़ने के लिए बात कर रहे हैं, जबकि इससे बहुत कम में आप 100 करोड़ के ऊपर पहुंच रहे हो, राइट। अब आपने नेताओं को और अच्छे देशभक्त जो है विद्वानों को भी अपनी तरफ ले लिया है, राइट। कुछ लोग न्यूट्रल हो जाएंगे। इन परिस्थितियों में जब जो है आप चंद्रगुप्त बन के उभरेंगे, और जो ये सदस्य हैं जो कि मतदाता भी हैं, और उन्हें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये आदेश मिल रहा है कि आप अपने छत पे जाइए, और जिस दिन से चुनाव नोटिफिकेशन होगा उस दिन से आप हर दिन दिया जलाएंगे, थाली बजाएंगे, और अपने चंद्रगुप्त का नाम लेके संकल्प लेंगे कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मुझे विजयी बनाना है, और या हम इसे विजयी बनाएंगे। और यदि साथ में आपने वो मॉडल भी दे दिया है कि कत्ल की रात में आएंगे तो राजनेताओं को कैसे लूटा जाएगा, इस ट्विन मॉडल के सामने, इससे बताओ, इससे बड़ी कोई विजिबल डेमोक्रेसी हो सकती है? जब मतदाता अपने छत पे खड़े होकर कहें कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा और 21 लक्ष्यों को हासिल करूंगा,
तो इससे ज्यादा डेमोन्स्ट्रेटिव और विजिबल डेमोक्रेसी कोई संभव है क्या? अभी तो आपने वोटिंग मशीन में क्या गड़बड़ किया क्या नहीं किया वो तो अब भगवान ही जानता है, लेकिन इसमें इस विजिबल डेमोक्रेसी को आप क्या नजरअंदाज कर पाएंगे? यहाँ तक तो कर लिया। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, जब आप ये चिल्ला के कहोगे तो जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं उनमें भय कारित होगा, वो इन राजनेताओं के गलत आदेश को नहीं मानेंगे। तो आप मुझे बताइए, ये बड़े बड़े जो है ना 3-3, 4-4 बार के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री जिनका ना चरित्र है, जो स्वयं अपराधी हैं, ये ताश के पत्ते की तरह ढह जाएंगे। ये केवल पराजित ही नहीं होंगे बल्कि इनकी सजाएं, इनकी जो है ना जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? कॉन्सेप्ट वाइज यस। नहीं, कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं? दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है कि हम लोग अभी भी बहुत सोए हुए हैं। तो भैया आप जो सदस्य भी बन जाएंगे, चीजें भी बन जाएंगे, अपने लोगों को जोड़ रहे हो, 1 to 1 वो कर रहे हो, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे रहे हो, उनको हर दिन जगा रहे हो, उनसे कह रहे हैं कि आप जो है ना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और फालतू की न्यूज मन नहीं डालिए। आपने कितने लोगों की संगोष्ठी ली, क्या की, वो डिटेल डालिए, तो एक दूसरे को देख के ऊर्जा पैदा होगी ना। सोयापन जो है ना तब तक है क्योंकि उसके लिए कोई संतत प्रयास नहीं है। चारों तरफ निराशा का और माहौल है। इन्होंने पूरे इकोसिस्टम पे कब्जा करके रखा हुआ है और वो पब्लिक वही देख पा रही है जो ये दिखा रहे हैं, जबकि ये खुल्लम खुल्ला दुष्टा कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपने पीएम केयर जैसे नाम को आप कैसे कह सकते हैं कि निजी है? ये जिसके अध्यक्ष स्वयं प्राइम मिनिस्टर हो वो निजी हो सकता है क्या? जिसमें लोगों ने अपनी जो है ना एक दिन की जो है ना सैलरी दी हुई है वो निजी हो सकता है क्या? तो क्या है ये तो जांच में सामने आएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया जो है धुआं तो दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ है और गड़बड़ होगी। यदि गड़बड़ नहीं होती तो आदमी सीधे कहता कि हाँ साहब इतना पैसा है, ऐसा दिया, ऐसा दिया, वैसा किया, तुमने भी सही कामों के लिए किया, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। धुआं वहीं उठता है जहां कहीं ना कहीं चिंगारी होती, कहीं ना कहीं आग सुगलगर हुई होती है, तो धुआं उठता है। तो धुआं इस बात को दर्शाता है। तो अभी तक जब आपने कोई सिंसियर प्रयास नहीं किया है तब भी क्राइम फ्री भारत की रेजोनेंस भारतवर्ष के हर कोने में पहुंच चुकी है। बहुत सारे वेट एंड वॉच में है। और जब आप 1 to 1 जाके बैठा के बात करने लग जाएंगे, जब जो है ना पुलिस वाले खुद ही जो है ना संगोष्ठियां लेना चालू करेंगे, जब रेवेन्यू वाले और सभी विभाग वाले संगोष्ठियां लेना चालू कर देंगे, तो फिर भय कहाँ है? और वो क्यों नहीं ले संगोष्ठी? वो देश हित की बात कर रहे हैं, किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें संगोष्ठी लेनी चाहिए। they are not doing anything which is anti-national or whether it is a violation of conduct rule। तो हर व्यक्ति जो है ना जब उसमें जाएगा और जब यही बात वो चारों तरफ से सुनेगा और उसकी झंकार चालू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं तो अलार्म है। तो आप मुझे बताइए कि अब हमने आपको सदस्य और चंद्रगुप्ती और अनिर्णित लोगों के लिए तीनों चीजों को हमने एक्सप्लेन किया, पूरी रणनीति बताई है, और उनको बिना 5 पैसे खर्च किए लोगों को केवल जोड़ना है और उनको जो है टिकट भी अपने आप पहुंच जाएगा। और लोग बाग जो है ना उन्हें चुनाव प्रचार में 5 पैसे खर्च नहीं करना होंगे। हम अपने ऊपर छत पे खड़े होके थाली भी बजाएंगे, दीपक भी जलाएंगे, तो ये विजिबल डेमोक्रेसी होगी, एक विजिबल डेमोक्रेसी होगी। तो दलेला साहब भी मुझे बताइए कि जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं वो एक वेव में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो एक सागर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये छोटे मोटे जो ना हमारे इशूज हैं, वो कंसर्न हैं, वो कब बह जाएंगे? देखिए, जब जो है अन्ना हजारे जी ने एक इल कंसीव्ड जो है ना कॉन्सेप्ट लेके आए थे, लोगों को उसमें भी आशा दिखाई दी थी। अपन तो 21 लक्ष्यों के साथ देश को बदलने की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए कि आपने लोकपाल बिल की बात कही, लोकपाल बिल आ गया, मोदी जी ने पहले टर्नर में तो उसे कचरे में डाल के रखा, दूसरे टर्नर में जिसको मार्च 2019 में बनाया, कितना समय हो गया है, लोगों को उसका नाम भी नहीं मालूम है। तो ये अपने आप में एक बचपना था कि एक छोटा सा एक्ट बना के इन दुष्टों के रहते हुए, दुष्ट राजनेताओं के रहते हुए ये देश जो है ना अपराध मुक्त हो जाएगा या भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। अरे साले जो खुद भ्रष्टाचारी हैं, जो कल तक पटिए पे बैठते थे, आज उनकी जो है ना 1 लाख करोड़ की संपत्तियां हैं, ये दुष्ट लोग जो है
कोई चीज अच्छे ढंग से करेंगे। तो एक ये दूध पीते बच्चे की जो है ना केजरीवाल की सोच थी, लेकिन उसने इसका फायदा उठा लिया, वो सत्ते में आ गया है और वही सब देशद्रोही और घृणित काम कर रहा है। वो जो है प्लान वे में कर रहा है, वो प्लान वे में कर रहा है। और उसने एक बात केवल जो है ना राजनेताओं कही है कि हे राजनेताओं, मैं उम्र में तो तुम्हारा बेटा जैसा हूं, लेकिन अकल में और धूर्तता में तुम्हारा बाप हूं। तुम यदि इस देश को बेच सकते हो तो मैं तुमसे ज्यादा फुर्ती से बेच सकता हूं। तुम यदि तुष्टीकरण कर सकते हो तो हम महातुष्टीकरण कर सकते हैं। तुम यदि जो है ना गोल टोपी लगा सकते हो तो तुमसे बड़ी गोल टोपी मैं लगा सकता हूं। तुम जो है ना जो कर सकते हो, तुम फ्री भी बांट सकते हो तो तुमसे दुगनी फ्री भी मैं बांट सकता हूं। मेरे बाप की थोड़ी है, मुझे बांटने में क्या दिक्कत है, राइट। तो मैं अरविंद वाल को, केजरीवाल को एक शुद्ध दुष्ट मानता हूं, एक देशद्रोही मानता हूं, क्योंकि उसने इस देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। लोगों ने केजरीवाल और अन्ना हजारे में एक आशा की किरण देखी थी, इन दुष्टों ने उस आशा की किरण को बुझा दिया है। आज जो कोई व्यक्ति जो ना आता है तो लोग उसे शक की नजर से देखते हैं। क्राइम फ्री भारत को कम मेहनत में बहुत जल्दी जो ना टेक ऑफ कर जाता यदि ये दुष्ट एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया होता। यदि अरविंद केजरीवाल ने इतनी दुष्टता नहीं की होती तो एक आध महीने में ही क्राइम फ्री भारत ऊपर पहुंच गया होता, क्योंकि ये तो समग्र समाधान दे रहा है। बताइए इसमें कोई चीज बची है? और पूरी जो है ना मॉडस ऑपरेंडी के साथ दे रहा है। तो अब आपके जेहन के सभी प्रश्न, इंक्लूडिंग लोगों को जगाने का, तो जब आपके लोग आपके बीच में बैठ के कहेंगे तो आप जाग ही जाओगे ना। और एक संगोष्ठी में नहीं जाओगे तो दूसरी में, तीसरी में, कभी ना कभी जब चारों तरफ, और जब ये मीडिया में जब चारों तरफ ताली दीपक बनने बनेंगे तो मीडिया वालों को जो ना लोग देखना बंद कर देंगे, तो ये मजबूरी में दिखाएंगे। ये यदि अपने मन से नहीं दिखाएंगे तो ये कहेंगे कि हमारी चैनल बंद हो जाएगी। भाई साहब, मैं राजनेता आपकी बात ज्यादा नहीं मान सकता हूं, तुम यदि इतना पैसा दो, थोड़ा सा और दो, तो भाई कम दिखा दूंगा, लेकिन दिखाऊंगा तो जरूर। वायकाट नहीं कर, यही बात आप मान रहे हैं? तो यदि और कोई प्रश्न हो तो फिर अपन इस वार्तालाप को विराम दे सकते हैं। इसमें एक ही चीज रह गई है कि जिस पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू जाएंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी सारे चंद्रगुप्त आपके क्यों ले? ये तो एग्रीमेंट हो चुका है। एग्रीमेंट हो चुका है, तो वो अपने यहाँ अपने नाम नहीं, उसने सब अधिकार जो है ना अपराध मुक्त भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे दिए राइटिंग। अच्छा, तब क्योंकि जिस पर्पज से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और वो उनको समझ में आ रहा है कि वो सब मकसद जो है ना इसके कारण ही संभव हो सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं वो दुष्टतापूर्वक बनी हैं। ये दुष्ट लोग जो है ना एक व्यक्ति को नहीं जिता पाते हैं। तो मैं इन सब दुष्टों से पूछता हूँ कि तुमने राजनीतिक पार्टी बनाई क्यों है? तो इन्होंने राजनीतिक पार्टी इसलिए बनाई है क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी आप बना लेंगे उसको जो चंदा मिलता है वो 100% जो ना इनकम टैक्स से जो ना एग्जेम्प्टेड है। कोई ऑडिट नहीं है और इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। और जैसे आपने हमको 1 करोड़ दिया तो आपको 1 करोड़ पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोग तो दलाली कर रहे हैं कि आपसे 1 करोड़ दिखा दिया और आपको जो है ना वापस कर दिया 5% रोक के, और आपको वापस कर दिया और कहा कि भाई साहब आपको 30% 40% का फायदा मिल गया और यू आर हैप्पी एंड दे आर हैप्पी। और दूसरी बात है, उनका दूसरा काम है कि अपने विजिटिंग कार्ड पे लिख लिया, अपनी गाड़ी पे जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष फलाना फलाना लिख लिया। तो ये दुष्ट लोग जो है ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ये इस देश के लिए राजनीतिक पार्टियां यदि वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के 21 लक्ष्यों से यदि नहीं जुड़ती हैं तो मैं कहूंगा कि वो किसी अन्य कारण से जो ना मैदान में है। अन्यथा यदि उनको लगता है कि हमारे 21 लक्ष्यों में उनका कोई लक्ष्य रह गया है तो हमसे बात करें, हम उनके लक्ष्य को और इंक्लूड कर लेंगे। तो उनका तो लक्ष्य एक ही है कि पैसा कमाना है, उनका और कोई लक्ष्य नहीं। तो मैं कह रहा हूँ फिर तो ये देशद्रोह है ना। हाँ, तो देशद्रोह है तो फिर उनको नजर किनारे कर दो ना। तब एक नहीं आज भी तो नहीं। देखो, जब आप 40 करोड़ लोगों के लिए प्रावधान कर रहे हो, आप तो केवल 100 करोड़ की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें विद्वान ये वो। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, कबीरदास जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आपने शायद बाल भारती वगैरह में पढ़ा होगा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब 100 करोड़ जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य जो है थाली बजाकर दीपक जलाएंगे तो इस देश में दीपावली बन जाएगी। उसकी लालिमा से कोई नहीं बचेगा। इनके कार्यकर्ता इनको छोड़ के भाग जाएंगे। वैसे भी
ये वही देश के कार्यकर्ता हैं, बहुत सैनिक हैं कि जब सैनिक को लगता था कि गल खट रहे हैं तो कुछ लोग जो है ना भाग के जो है ना दूसरे की तरफ से सरेंडर कर जाते थे। तो ये जब लालिमा होगी, और एक कबीरदास जी इसलिए कह के गए हैं कि उस लालिमा से बचना किसी के लिए संभव नहीं होगा, और ये पूरा देश जो है ना लालिमामय हो जाएगा, ये पूरा देश अपराध मुक्तमय हो जाएगा। बहुत अच्छा, काफ़ी क्लियरिटी आई। मैं समझता हूँ जितने भी लोग अब इस वार्तालाप को देखेंगे उनको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, और हम सब का प्रयास यही रहे हम अपने लक्ष्य को किसी तरह से भी जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है कि इसको आप जहाँ जहाँ पहुँचा सकते हैं वहाँ वहाँ पहुँचाइए। यदि आपने अब तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी प्रबुद्धजन से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें 2500 से भी अधिक वीडियोज़ हैं जो विभिन्न पक्षों के ऊपर हैं। टेक्नोलॉजी कैसे बनाई जा रही है, लॉ कैसे बनाया जा रहा है, उसके ऊपर भी बहुत डिलिब्रेशंस हैं। तो आप बहुत माइन्यूट चीज़ों को जो है ना देख पाएंगे, और मुझे विश्वास है कि आप स्वयं सदस्य या चंद्रगुप्त बनने के लिए आगे आएंगे, या यदि अनिर्णय की स्थिति में हैं तो आप जो है ना मुझसे चर्चा करिए, मेरे किसी साथी से चर्चा करिए, हम आपके मस्तक के सभी भ्रम को दूर कर देंगे। अब इन राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है। क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त के अदृश्य चेहरे, अदृश्य चंद्रगुप्त, इन बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं को जो 4-4, 5-5 बार के विधायक हैं, 4-4, 5-5 बार के मुख्यमंत्री, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, ये ताश के पत्ते की तरह ढह जाएंगे। अपने देश के आत्मसम्मान के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करना जरूरी है, जिन्होंने आपके ऊपर आज़ादी के अमृत महोत्सव के मनाने के बावजूद भी आपके ऊपर गुलामों के नियम थोप के रखे हैं। यह सभी लोग अपराधी हैं, बाहुबली हैं, ये अच्छी अच्छी बातें दिग्भ्रमित करने के लिए करते हैं। यह अच्छी व्यवस्था आपको देते ही नहीं है, जहाँ पर यह सही होने पर भी अपने ही जो है ना नूपुर शर्मा को पार्टी से निकाल देते हैं। जहाँ पर कोई व्यक्ति सपोर्ट करता है तो उसका गला काट दिया जाता है। इतनी घृणित और घटिया व्यवस्था इन्होंने जमीन पर उतारी है। इन दुष्ट राजनेताओं के रहते अच्छा भारत आपको कभी नहीं मिल सकता है। साथियों, जागिए, क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब को जो है ना सब्सक्राइब करिए और मुझे मिस कॉल दीजिए। मैं आपको जो है लिंक भेजूंगा और आप उससे जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।